you're calling an actor, you should be like a dog. I tell you to sit, you should sit. I tell you to stand, you should stand. भट्ट साहब जो हैं वो बोलते थे these are kids. मैंने कहा मैं कहाँ किड हूँ, और मतलब जो आपकी बेटी है वो कहाँ किड है. ये जवानी है दीवानी के साथ क्या हुआ था, कहाँ बातें अटकी? मिसअंडरस्टैंडिंग थी. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार मुझे स्क्रिप्ट भेजेगा, और उसने नहीं भेजी थी. कास्टिंग वाले भी यार बड़ा गेम खेलते हैं, तो वो भी होता है. ये कास्टिंग वालों का ना अपने फेवरिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है कि वो अपने फेवरेट्स को बुलाते हैं, और उनको आप कहाँ पे ले जा रहे हो पार्टी करवाने. और ये वही बंदा है जो आगे लड़कियों को मैसेज करता है. कि मेरे साथ जो मॉडल्स थे वो मेरे एज के ऑलमोस्ट 10-12 साल बड़े थे. मुझे पता था कि वो जेलस, क्योंकि मुझे बड़ी अटेंशन मिलती थी हर एक से. सब ने गलत गाइड किया है तभी तो ऐसा हुआ. उल्लू के पट्टे थे. रणबीर कपूर का संजू से पहले एक हुआ था, और ही वाज साउंडिंग वेरी वेरी ब्रोकन. ही वाज साउंडिंग कि इट गिवन अप. और मैंने अयान को मैसेज किया कि रणबीर को मेरी तरफ से बोलना, इफ़ आई हैव नॉट गिवन अप यू शुडंट, यू हैव नो रीज़न टू गिव अप. इंडस्ट्री से कोई एक चीज़ जिसे आप हटा सके तो वो क्या होगी? नेपोटिज्म. अभी भी ऐसे एग्जिस्टिंग एक्टर्स हैं उनकी कोई फिल्म नहीं चलती, वो फिर भी फिल्म करते हैं. कास्टिंग डायरेक्टर था और उसने अपने जो पैर थे उस पर रखे थे टेबल पे, और मैं अंदर आया. मैंने कहा सर आप कैसे हैं, तो उसने पैर जो मेरी तरफ कर लिए. कि आपने जिनके नाम लिए, मिलिंद सोमन की बात करें, अर्जुन रामपाल की बात करें, जॉन की बात करें या दिनो मोहरा की बात करें, एक जनरेशन थी मॉडल की जिसको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ने सेलिब्रेट किया. बट आफ्टर दैट हम देखते हैं जो मॉडल्स आते हैं, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, बट वो चीज़ें इग्नोर हुई. कि आप समझ पाते हैं? मेरी तो नहीं. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक आई एम द मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉडल्स ऑफ ऑल टाइम्स विद इन द इंडस्ट्री ऑल्सो. उनका आई डोंट नो. आई थिंक प्रॉब्ली I don't think so. I never felt that. For me at least. मेरे लिए तो नहीं. मुझे तो बहुत ज़्यादा ड्यू मिला है, और I had a fantastic journey as a model, and I think it's parallel to none. I think कोई उसके बराबर आया भी नहीं है जो जितना काम मैंने किया एज अ मॉडल. आपके तो एक से एक ब्रांड्स के साथ आपको लैब थे सारे. इंडिया के बेस्ट ब्रांड जो किए हैं मैंने किए हैं. आई थिंक इंडिया के बेस्ट एड्स उस टाइम के. और आई थिंक उस टाइम का ऐसा था कि अगर सुपरस्टार एक कार का कमर्शियल कर रहा है, मैं उसी दूसरी ब्रांड का कमर्शियल कर रहा हूँ. उस टाइम पे मेरी बाइक की ऐड जो आ रही थी वो बजाज पल्सर फियर द ब्रैक. अब अभी जाके देखो मतलब उसके कितने मिलियन व्यूज़ हैं. मतलब इट्स स्टिल क्रेजी कि लड़के बोलते हैं हमने बाइक आपकी वजह से ली हुई है. और आई वॉज रीडिंग, एक्चुअली सॉ अ रील कहीं पे कि वो जो बजाज पल्सर की ऐड थी, दैट चेंज द कंपनी बिकॉज बजाज वॉज नोन फॉर जस्ट स्कूटर्स बिफोर दैट. और वो जो फर्स्ट कमर्शियल थी उनका ओवरहॉल था एक इमेज का, जिसने उनको एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया एज अ बाइकिंग कंपनी. तो उसमें कहीं ना कहीं आई थिंक उस ऐड का बड़ा योगदान था. क्या रिस्पॉन्स था? मतलब इंडस्ट्री जब आप जीत कर आए और सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, तो अपने आप को भी खुद कैसे ग्राउंडेड रख पा रहे थे? मेरे को लग रहा था बेसिकली सबके साथ होता है. सबके साथ होता है. हाँ. तो मुझे लगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ स्पेशल हो रहा है. तो मुझे लगा नहीं कि मैं स्पेशल हूँ या कुछ वैसा है. और ना ही मुझे लड़के आते थे वो, मतलब जो सीनियर जिनको मैं निकल गया वो बड़ा इरिटेट होके, मुझे पता था कि वो देव जेलस, क्योंकि मुझे बड़ी अटेंशन मिलती थी हर एक से. तो वो उस टाइम पे लगता था कि हाँ मतलब आई नो आई अंडरस्टैंड दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लग रहा था कि मतलब ये पहले भी हुआ है, शायद फिर से होगा, तो आई डिडंट टेक इट सीरियसली. जेलस वाला पॉइंट बताया, वो बताइए यार, कैसे, कौन? क्योंकि मेरे साथ जो मॉडल्स थे वो मेरे एज के ऑलमोस्ट 10-12 साल बड़े थे. क्योंकि मैं बहुत छोटा था और उस टाइम पे बड़े मेच्योर और बड़े मतलब स्टाउट और एक स्टड टाइप मॉडल चलते थे. और मैं बिल्कुल सॉफ्ट लुक लेके आया था विद अ वेरी नाइस बॉडी विच इज़ वेरी डिफरेंट. एंड आई वाज टॉल एंड हैड अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड बिकॉज मैं एक ब्रिटिश स्कूल से आया हूँ, और मेरी परवरिश और पढ़ाई वैसी हुई है. तो आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन व्हाट आई वाज डूइंग. किसी से बात करता था ये वो सब, तो उनको बड़ा लगता था यार ये क्या है. तो वो है.
जो मेरे दोस्त हैं बोलते हैं सबको काट के निकल गया तो ऑब्वियसली उनको गुस्सा तो चढ़ेगा ही। समझा। हाँ राइट राइट। सो किस तरह से जैसे मैंने आपके इंटरव्यू भी देखे तो आपको बैक टू बैक सारे बड़े ब्रांड आपको रीच आउट कर रहे थे, तो कैसे आप अपने आप को रख रहे थे कि हाँ ठीक है ये करना है? चॉइसेस रखी थी आपने कुछ कि सिलेक्टिव हो रहे थे खुद को हाँ, लेकर? उस टाइम पे तो ऑब्वियसली जो टॉप ब्रांड्स हैं सिर्फ वही कर रहा था, सिर्फ जो टॉप ब्रांड्स हैं, क्योंकि मेरी जो जर्नी बेसिकली फैशन से हुई स्टार्ट, ग्लैडराइज जीता उसके बाद मेरी एक वीडियो मतलब उसी टाइम पे मैंने शूट की थी, तेरे जिया और रिश्ता, जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की थी, और बाली सगू ने वो रिमिक्स किया था, बहुत प्यारा रिमिक्स था, वो बहुत सुपर हिट हुआ था। उसके बाद परदेसिया थी जो उसी साल आई। उसके नेक्स्ट ईयर जो थी तेरे लकी अली की 2 सॉन्ग्स है, कभी ऐसा लगता है, प्यार सिर्फ तुमसे, जो बहुत ही हिट हुए। तो साथ में इतना वो सब आना, उसके बाद मेरी एड्स बहुत हिट हुई। तो ऐसा होता था कि ऐड चल रही है, उसके बाद सॉन्ग आ गया, उसके बाद इसी की ऐड आती है, उसके बाद इसी का सॉन्ग आता है। तो लोग बोलने लगे अरे क्या हुआ है। MTV VTV सब पे आप जी छाए हुए थे। जी। यस, आई थिंक वो बिफोर ही हुआ था। बिफोर यू, हाँ वो तो अमेजिंग। तो उस टाइम पे वो हुआ था। तो आई थिंक उस टाइम पे अगर इंस्टाग्राम होता तो 20-30 मिलियन तो होने चाहिए थे। मुझे हमेशा पूछते हैं यार, इफ़ यू सो फेमस व्हाई डोंट यू हैव 20 मिलियन। उनको बोलता है यार अब क्या बताऊँ मैं तुझे इसका आंसर। वो क्रेज़ लोगों ने देखा नहीं, जिन्होंने देखा है जैसे मैं बता रहा हूँ, हम कॉलेज में थे, मुझे याद है आपके गाने और वो सारे देखते थे यार ऐसे। हमने जिम भी शुरू कर लिया था कुछ तो बन जाए। So तो sweet. हाँ, तो वो सारी चीज़ थी, एक इमेज तो आपका आया था। So sweet. Thank you so much. क्या आप फिर आप देखते हैं जब आप ये सारी चीज़ें इतने सक्सेसफुल रहे, सब कुछ रहा, बॉलीवुड्स की तरफ आते हैं, क्या चेंज देखते हैं यहाँ पर? बॉलीवुड में बेसिकली मैंने पहली फिल्म जो साइन की थी वो धोखा नहीं थी, वो टी सीरीज़ के साथ थी, नशा करके। और मैंने 10 फिल्में जो पहले हैं वो उनके साथ साइन की थी, 10 फिल्म्स, एंड आई वाज 19 years old एंड आई साइंड 10 फिल्म्स विद देम। और मेरी पहली फिल्म का नाम नशा था, जो अनुभव सिन्हा डायरेक्ट करने वाले थे, और वो बहुत ही बड़ी फिल्म थी, एक्शन थी। और उसके पोस्टर वगैरह लेके मैं एक बार घर पे आया, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन हो रही थी, ये वो सब। मैंने घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहा, और मैंने ऐसे पोस्टर्स लगा के रखे और रूम में, और दिल्ली गया वापस, और वहाँ पे थे मम्मा थी वहाँ पे। तो मैंने बोला मम्मा, ये सब रूम में बुलाया और लॉक किया मैंने, तब तक पोस्टर्स रखे। मैंने कहा उनको, फिर बुलाया, फिर देखा उन्होंने पोस्टर, तो मैं ये क्या, मैंने कहा मैं फ़िल्म कर रहा हूँ ये। तो उन्होंने वो बड़े रोए ये वो सब, और बॉम्बे वापस पहुँचा और पता चला फिल्म ही नहीं हो रही है। तो ये हुआ था पहली बार। बट मुझे पता था कि ये दिस इज़ मतलब नेक्स्ट फॉर मी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑफर्स आ रहे थे उस टाइम पे, चाहे ये हो गया, चाहे टिप्स के हुए, रमेश तुरानी वांटेड टू लॉन्च मी, देन कुमार मंगत साहब दे वांटेड टू लॉन्च मी, और पैरेलली मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी। बट आई ग्रेविटेट, मुझे पर्सनली जो है महेश भट्ट का जो सिनेमा था पुराना, वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं थोड़ा सीरियस हूँ, थोड़ा सा मतलब मेरी ग्रेविटेशन जो है, मतलब चाहे आई थिंक मेरे बचपन से वो एसोसिएटेड है, मुझे थोड़ा सा सीरियस सिनेमा पसंद आता है, तो मुझे उनका सिनेमा अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन किसी और चीज़ के लिए किया था, और उन्होंने 10 सेकंड देखा था ऑडिशन एग्जैक्टली, और मुझे बोला गया था, उन्होंने कंप्यूटर बंद कर दिया, शट कर दिया था, और बोला था कि इस लड़के को रखो, इससे हम बहुत अच्छा काम करवाएंगे। और उसके बाद उन्होंने धोखा लिखनी स्टार्ट की थी। ओके, हुआ दूसरे उसके लिए था, फिल्म के लिए? हाँ, वो जो ऑडिशन दूसरी फिल्म के लिए हुआ था, करेक्ट। और उन्होंने बोला इस लड़के को रखो, ही इज़ समथिंग स्पेशल, विल डू समथिंग स्पेशल विद हिम। एंड आफ्टर दैट ही मेट मी। उन्होंने बहुत बात की मुझसे, मेरी लाइफ पीछे, कश्मीर के बारे में, मेरी मम्मा के बारे में। और ही इज़ समबडी हू इज़ वेरी सेंसिटिव एंड स्टोरी टेलर, ही इज़ एक्चुअली लाइक वेरी ब्रिलियंट। एंड देन दे स्टार्टेड राइटिंग धोखा। राइट। मुझे ये समझाइए ना कि जब आपने मॉडलिंग से जब आप आए और सारी चीज़ें, आप ऑब्वियसली हर किसी की जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो टुवर्ड्स फिल्मों की तरफ ही होगा, तो मुझे ये समझना है कि जब वो फिल्में नहीं हो रही थी तो क्या डर था मन में, आ रहा था यार कि ये चीज़ ऑफर 10 फिल्में मैंने साइन कर रखी हैं, चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो किसी तरह का डर या कुछ था कि वर्क नहीं कर रहा है? 20 साल का खैर क्या डर होगा। 20 साल का तो मैंने अपनी फिल्म की शूट की, 21 साल का जब रिलीज़ हुई, आई वाज इन द 4th year of my college, और आई हैड टर्न 21 5 days बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। तो उसमें तो मतलब डर ही नहीं था, मतलब आई हैड माई एंटायर लाइफ। अगर मैं मॉडलिंग भी करता रहता, आई डेंट हैव टू, क्योंकि जॉन डेब्यू उन्होंने किया था अपना 27 years में,
और मुझसे आई थिंक 3 साल पहले के वो ग्लैडरेक्स विनर थे, तो आई थिंक 13 ईयर्स यंगर टू जॉन और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। तो और क्योंकि वो काफ़ी एज में आए थे मॉडलिंग में, तो मेरे लिए तो वो था ही नहीं कि मैं मॉडलिंग करता रहता, एंड आई शुड हैव एक्चुअली डन इट। आई शुड नॉट हैव डेब्यूट दैट यंग इन माई लाइफ, दैट आई डेफिनेटली बिलीव, क्योंकि उसमें आप मेच्योरिटी लैक करते हो और मेरे पास बहुत टाइम था। आई काइंड ऑफ फेल्ट क्रिएटिवली ड्रिवन टू इट, एंड दैट्स वाई मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए। तो आपने आसपास में से टीम और लोगों को नहीं रखा कि जो आपको गाइड कर सके चीज़ें सबने गलत गाइड किया है तभी तो ऐसा हुआ। कौन थे ये लोग? ये उल्लू के पट्टे थे। नहीं, भी ढंग का नहीं था। मेरा भी दिल करता है कभी उनको जाके दो झापे मारने का। आ, थे ऐसे दोस्त जो जिनको खुद नहीं पता था, क्योंकि वो भी बाहर के ही थे, तो उनको ब्लेम नहीं करूँगा मैं। बट आप किससे मशवरा करोगे? मुझे तो कोई किसी का फादर या किसी के मतलब कोई सुपरस्टार करेगा नहीं गाइड। राइट। तो मुझे तो हम जिनके साथ क्रिकेट खेलते थे उस टाइम पे वही बोलते यार भैया ऐसी फिल्म मिली है, क्या करना चाहिए, करनी चाहिए। बोलता नहीं यार ये देख ऐसा होगा ऐसा होगा, तो हम सुन लेते थे। तो हमारा ऐसा था, कोई ऐसा वो मजा हुआ कोई क्या एक्टर हो या कोई वैसा हो रिलेशनशिप में, वो तो था नहीं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इंडस्ट्री में वो गाइडेंस है। तो गाइडेंस से इंसान, अगर आप आज सलमान खान जी को देखते हैं तो वो जो जहाँ पे हैं उनसे ज़्यादा उनका योगदान उनके फादर का है उसमें, सलीम साहब का, क्योंकि ही सो इंटेलिजेंट। उन्होंने कितनी चीज़ें सलमान सर को सिखाई होंगी जो शायद वो खुद गलत कर रहे होते उस टाइम पे। एंड आई नो हिम एंड आई नो इट बिकॉज सलीम साहब इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड पूरी इंडस्ट्री का रस जानते हैं। तो वो जो इंडस्ट्री को जानते हैं वो पीछे आपको एक तो आप सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो इंसान, जो एक आउटसाइडर को हमेशा एक मिसिंग लगता है, अभी भी लगता है, बिल्कुल अभी भी लगता है। तो नेटवर्किंग भी अगर होती तो भी मैटर कुछ कर जाता, ना गाइडेंस थी ना नेटवर्किंग थी। नेटवर्किंग का ऐसा ना कि आप किसको ट्रस्ट करो उसके बाद, मतलब आप अपने दोस्तों को ट्रस्ट करते हो ना, हाँ, और आपके दोस्ती उल्लू के बटे तो आप क्या करोगे? राइट। तो आपके जो दोस्त है वो, अगर आप, मुझे लगा कि यार वो ठीक चीज़ थी उस टाइम पे। हालांकि मेरे जो फादर थे वो उन्होंने बोला था कि बहुत सीरियस फिल्म है, नहीं करनी चाहिए इतनी छोटी एज में। रमेश पहले ही मना किया था उन्होंने? नहीं, उनके बाद उनको पता चला जब उन्होंने देखी जिससे फिल्म, स्क्रिप्ट तो उनको पता नहीं थी। उन्होंने बोला ये बहुत सीरियस फिल्म है, तो बहुत छोटा था, ये नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि आई हैव डन अ ग्रेट जॉब इन इट, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म, तरन आदर्श और राजीव मसन साहब जैसे लोगों ने बोला था ही इज़ बेस्ट डिस्कवरी ऑफ द डेकेड ऑफ द 10 years in India. He is going to give run for money to people like Ranbir, Irfan, Imran, and all of them. So I know that I've done a very great job in that. But regardless, वो मेरी एज से बहुत बड़ी फिल्म थी, मैच्योर थी बहुत ज़्यादा। ये सबको वेट वगैरह भी बढ़ाना पड़ा था उसके लिए। हाँ, मैं 72 kilos का था एंड आई हैड टू पुट ऑन एंड बिकम 80 kilos। 74 का था मैं, 74 kilos, एंड आई 81 kilos तक ले गया था मैं। मुझे ये बताइए ना कि उसकी जर्नी के दौरान भी जब फिल्म शूट हो रही थी वो भी एक्सपीरियंस आपका उतना अच्छा नहीं बीता, काफ़ी कुछ आपने उसमें से, तो क्या उन चीज़ों ने भी आपको अंदर से हिलाया कि या एक तरफ तो मैं सुपरस्टार हूँ, मॉडलिंग की दुनिया में मेरा नाम है, सब कुछ है, फिल्म की दुनिया में आते ही मुझे इस तरह से ट्रीट किया गया, उन सब चीज़ों ने आपको हिलाया? मुझे कहीं ना कहीं निराशा तो बहुत हुई और बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी हुआ। और मुझे बहुत ज़्यादा एक लगा कि मतलब ऐसा ही, क्योंकि उससे पहले मैंने वैसे लोग नहीं देखे थे पर से एक पर्सन, आई डोंट वांट टू नेम, बट वो माहौल देखा नहीं था मैंने, तो मेरे लिए बड़ा वो एक अजीब था, गाली गलौच वाला माहौल और ये वो सब बहुत ही अब्यूजिव, तो ट्रोमेटिक बहुत ज़्यादा था और उसमें काम करना उससे भी मुश्किल। और बट मेरे लिए मेरे घर को देखना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आई वाज द ओनली ब्रेड विनर इन माई फैमिली एट दैट टाइम। आई कम फ्रॉम मेरी जो मदर है सिंगल मदर है, और जो सारा ओनर्स था वो मेरे पे था। उनको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया था, उनको मैंने रिटायर कर दिया था, हालांकि वो पॉलिटिकली बहुत अच्छा कर रही थी कश्मीर में, बट उनको मैं चाहता नहीं था वो कश्मीर में रहें।
सोशल वर्कर थी कश्मीर में वो। और मेरे ब्रदर यहाँ मूव हो गए थे, मेरी सिस्टर। तो मुझे एक वो प्रेशर की वजह से और बहुत मुझे लगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है और मुझे चुप बैठना पड़ रहा है। और मेरे बारे में बहुत चीज़ें बोली गई थी उस टाइम पे, जो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती थी और बहुत दुख देती थी, जो बिल्कुल झूठ था। और मैं उसके बारे में चुप रहा, जो मुझे सबसे बोला जहर का घूंट पीना पड़ता है, क्योंकि वो इतने बड़े लोग होते हैं, आप बोल नहीं पाते उनके बारे में। तो वो मुझे बड़ा एक हर्टफुल लगी थी चीज़। बट मुझे ऐसा नहीं लगा था कि पूरी इंडस्ट्री ऐसी है, क्योंकि मैंने इमीडिएटली जो नाना पाटेकर जी के साथ फिल्म साइन की थी, उनके डायरेक्टर बहुत डिफरेंट थे। नाना सर इतने अमेजिंग थे, बच्चों की तरह मेरे को उन्होंने पाला, उन्होंने ट्रीट किया। और मतलब उनका बेटा मल्हार है, उन्होंने बोला कि तू और ते मल्हार में कोई डिफरेंस नहीं है। और आई थिंक शूट के बाद उन्होंने ना मम्मा को कॉल करके बोला था कि इस बच्चे को तुमने क्या खिलाया जो ये ऐसा है। तो वो बहुत स्वीट थे। आप जब शूट कर रहे थे धोखा, तो पर्टिकुलर एक पर्सन के कारण ही आपको ये एक्सपीरियंस हुआ या पूरी टीम के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, एक पर्टिकुलर जो थे डायरेक्टर, उनकी वजह से हुआ। बाकी टीम के तो साथ बिल्कुल, बट साहब लव मी। उन्होंने उसके बाद मुझे 3 फिल्में ऑफ़र की थी। राज 2 ऑफ़र की थी उन्होंने। सोनी मैम वांटेड मी फॉर अनदर फिल्म जो यूटीवी के साथ थी। बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा, डर गया था मैं बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने की नहीं थी उनके साथ। तो उसके बाद फिर आपने उनके साथ दोबारा काम नहीं किया? नहीं। राज 2 ना करने का रीज़न भी यही था? जी। अच्छा, क्या आपने क्या फिर बोला, अगर अब जैसे कि उन्हें पता था कि ये हुआ है, और उन्होंने श्योर किया कि मोहित सूरी कर रहे हैं डायरेक्ट, और ये वैसा नहीं है, और इसमें कुछ वैसा नहीं होगा। और जो चीज़ें थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी इस पर से डायरेक्टर के साथ ये पहली बार काम किया था एज अ प्रोडक्शन। अगर आप एज अ डायरेक्टर, उन्होंने अपने प्रोडक्शन, अपने फादर के साथ ही पहली बार अपने प्रोडक्शन में काम किया था, मुकेश जी के साथ। उससे वो उन्होंने उनसे पहले उनके साथ कभी काम नहीं किया। तो जब इतनी चीज़ों को पता थी, तो खैर वो बहुत डीप चीज़ें हैं, लेट्स नॉट डाइव इनटू इट। इट्स वो फिर चीज़ें आगे बहुत चली जाती है। मुझे समझना है, मतलब मैं एक क्योंकि ये इंटरव्यू जब कोई एक, ठीक है, आपको आते इनिशियल में आपको सारे मौके मिले, आपको अच्छे लोग भी मिले, कई लोग, मुझे ये समझना कि एक नया आर्टिस्ट जब आता है तो वो इन सारी चीज़ों को, जब आपकी उस बातों को सुनेगा, तो अपने आप को अलर्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तरीके समझ सकता है। तो मुझे ये चीज़ें जाननी थी। जब मैंने चीज़ें वो मना की थी, तब बहुत ज़्यादा सबुटाज किया था। पर से मेरे डायरेक्टर ने जो मेरे बारे में चीज़ें बोली थी, मेरे करियर को डैमेज करने के लिए, पूरा एक मीडिया असैसिनेशन टाइप उन्होंने किया था। और वुमन कार्ड खेल के, जो हालांकि इसमें सबको ये समझना चाहिए कि यू आर द वन इन पावर। आपके कंट्रोल में पूरी चीज़ें हैं। आपको कौन कुछ, मतलब यू कॉलिंग एन एक्टर, यू शुड बी लाइक अ डॉग। आई टेल यू टू सिट, यू शुड सिट। आई टेल यू टू स्टैंड, यू शुड स्टैंड। तो जिसका ऐसा एटीट्यूड है, उनके सामने आप क्या बोलोगे? और इतनी बड़ी फैमिली की जो हैं, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही इमेच्योर, और आई डोंट नो क्या रीजंस होंगे उनके लाइफ के। मैं आज उनकी एज का हूँ, और आज मेरे सामने कोई 20 साल का एक लड़का आता है, लड़की आती है, तो मुझे तो बच्चे जैसे लगेंगे ना। तो मुझे लगेगा बहुत इनोसेंट है और ये, बट आई डोंट नो, इनको आउटसाइडर्स वाले कभी बच्चा लगता ही नहीं है। इनको लगते हैं, मुझे मर्द बोलते थे ये, तो मर्द बोलते थे। तो मुझे लगता था अपने बच्चों को ये भट्ट साहब जो हैं वो बोलते थे दीज आर किड्स। मैंने कहा मैं कहाँ किड हूँ, और मतलब जो आपकी बेटी है वो कहाँ किड है? मतलब मेरा तो समझ में आता है, आपने अपनी बेटी को मेरे साथ किड कहाँ पे जोड़ लिया? 20 साल का डिफरेंस है हम में। और तो अपने बच्चों को हमेशा मतलब छोटा ही समझते हैं। इनके लिए वो हमेशा बेबी बाबा होते हैं। हम जो हैं, हम हमेशा हमारी गलती जो है, अगर आप इमेच्योर भी हो, छोटे भी हो, तो हमेशा आप ही जो कल्प्रिट हो गए। बिल्कुल। मुझे बताइए ना कि जब आप सेट पर होते थे, क्या वर्किंग में आपकी कुछ गलतियां होती थी? लाइक सीन बराबर नहीं जा रहे, शॉट्स नहीं जा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था? अगर ऐसा होता तो भट्ट साहब मुझे 2 फिल्में और क्यों साइन करने के लिए बोलते हैं, या राज 2 क्यों ऑफ़र करता है, या सोनी मैम क्यों बोलती है? अगर ऐसा होता तो, क्योंकि पूरी फिल्म जो है भट्ट साहब ने डायरेक्ट की है बेसिकली, और उन्होंने मतलब वो पूरे इंचार्ज थे पूरे शूट के। जब वो नहीं होते थे, प्रॉब्लम तब होती थी। जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे सॉन्ग्स में, जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे जब एक्शन सीन होता है उसमें,
और ड्रामा के टाइम पे पूरे वो वहाँ पे रहते थे, जो सीन्स एग्जीक्यूट होने थे उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कर सकता। बट जब वो नहीं होते थे तब ये सब प्रॉब्लम्स होती थी। बेसिकली गानों की शूटिंग के दौरान। हाँ, गानों के और जो एक्शन सीन्स हैं वो सब वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे तो ओके। उन उस टाइम पे। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो अपना काम पूरी परफेक्ट तरीके से डिलीवर कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसे इस तरह के अल्फाज सुनने को मिले, डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। इसमें पता क्या होता है, ये हम्म। आउटसाइडर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की ट्राई करते हैं। बहुत जो आउटसाइडर्स हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि इनको तोड़ो कैसे, ये अगर वो बेंड नहीं हो रहे हैं तो इनको तोड़ दो। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बेंड हो जाते हैं, मैं बेंड नहीं हुआ। आ, उसका जो रीज़न है, क्योंकि उनके जो पुराने एक्टर्स थे उनके बारे में मुझे जो सुनने में मिला था, जो उनकी लैंग्वेज भी जो थी उनके बोलने में, मैंने बोला था मेरे बारे में किसी को, नेक्स्ट एक्टर को ऐसा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा हूँ नहीं। तो और वैसा ही हुआ, मैं बैंड नहीं हुआ तो उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की कि उसको तोड़ दे, बट वो भी नहीं हुआ। क्या स्टैंड था बैंड ना होने वाला जो आपने बात कही, मुझे समझाइए ना प्लीज़, क्या है बैंड? काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब ये एक एक बड़ा ज़्यादा एक इनको एक पावर स्ट्रगल लगता है। इनको चाहिए कि कोई इंसान इनके तलवे चाटे, कोई वैसा करे। मैं काम करने आया था, मैं काम बहुत ऑनेस्टली करता हूँ, और उस टाइम के आई थिंक डायरेक्टर्स बहुत डिफरेंट थे। आज के डायरेक्टर्स बहुत डिफरेंट हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अगर नीरज पांडे साहब जैसे, मुझे उनके साथ 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। अगर कुछ ऐसा होता, वो ही इज़ द बिगेस्ट डायरेक्टर इन इंडिया राइट नाउ, मुझे 2 सेकंड में रिप्लेस कर देते। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक्टर्स रिप्लेस किए हैं ऐसे पहले भी। तो और वो बहुत बड़े एक्टर्स हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, बट ये फिर एक प्रोपेगेंडा बन जाता है ना आपको, उसके बाद क्या करें, ये लड़का आगे नहीं निकलना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स निकाले उसके बाद मेरे लिए, वो भी किया उन्होंने, सब ट्राई किया। तो वो बहुत उससे बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली को और मुझे डिस्टर्बेंस हुआ था पर्सनली। मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा मैं डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा सबोटाज करने की ट्राई की थी। कैसे खुद को रख रहे थे स्ट्रॉन्ग? फैमिली की फैमिली का सपोर्ट था, इसलिए फैमिली का सपोर्ट था। और वो टाइम मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग था, बहुत ज़्यादा टॉर्चरस था। उसके रिपरकशंस मेरी लाइफ में बाद में भी बहुत ज़्यादा है, इंसोमनिया और ये वो सब अभी भी। वो मगर स्टार्ट वहीं से हुआ था, उसी टाइम पे, क्योंकि मैं सो नहीं पाता था, मैं बहुत डर लगता था मुझे। तो आई डोंट वांट टू ड्वेल टू मच इनटू इट। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कभी मौका होगा बोलूँगा, बट अभी नहीं। मुझमिल, एक्चुअली मैं नेपोटिज़म और इस सारी बातों पे, या आउटसाइडर इनसाइडर वाली जो बात होती है, मैं इसमें सुनता हूँ सारी चीज़ें। मैंने बहुत लोग हैं, बहुत कम लोग होते जो इतनी हिम्मत देकर अपनी बात कहते हैं, और मुझे लगता है आप एक ट्रू केस हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। और शायद वो आप बात करते हुए आपका वो दुख भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप इनिशियली किसी को आप इस तरह से तोड़ोगे तो उसका जो इम्पैक्ट है, और शायद वही इम्पैक्ट रहा आगे आपको फिल्मों को लेके, आपको तकलीफ़ हुई। हाँ, मतलब उन्होंने परसेप्शन क्रिएट करने की ट्राई की कि इज़ हार्ड टू वर्क विद, और यू नो एटीट्यूड और ये वो सब उन्होंने ट्राई किया कि वो पेडल करें मार्केट में बहुत ज़्यादा, बहुत एग्रेसिवली। और वो हुआ भी काफ़ी अच्छा। ज़्यादा, क्योंकि सुनने में बहुत मिलता था कि वो मिले भी नहीं है मुझे लोग, और वो सारे मेरे बारे में ऐसा बोलते। और क्योंकि मैंने फिल्म मेकर्स को ना भी बोला था उस टाइम पे, और मुझे ना बोलना आता नहीं था बड़ा, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप इनको एक स्वीटली मैनेजर को भेजो और बोलो सर वो तो बिज़ी है अभी, कि वो सब करना पड़ता है आपको सर, वो अभी मतलब गांव गया हुआ है, मम्मी बीमार हैं। तो मुझे वो अच्छा, ये सारे। हाँ हाँ हाँ, ये सब रीज़न, जो मैनेजर आपको एक गुड कॉप बनना पड़ता है कि सर मैं तो कर रहा हूँ बट अभी क्या करूँ सर, फिल्म में मेरे मम्मी की तबीयत ऐसा, वो मतलब उस टाइम पे वो चलता था। तो वो जब दूसरे एक्टर को मतलब ऐसे ना बोलते थे, जो डिप्लोमेटिक होके ना बोलते हैं, और मैं मतलब ना बोल देता था कि मतलब अगर मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आती है और मुझे वो चीज़ें समझ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक ये था कि मुझे मेल सेंट्रिक फिल्में करनी थी, लीड्स करने थे, और मेरी अच्छी फिल्में चल रही थी। होनोके के बाद मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप था फिल्म्स का,
बट मुझे नहीं लगता धोखा से जो उन्होंने ट्राई किया वो इतना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि मेरी हॉर्न ओके मुझे मिल गई थी। हॉर्न ओके रिलीज़ नहीं हुई, लोगों ने नहीं देखी, मेरा डबल रोल था जो कि बहुत ही प्यारा रोल था। उसकी वजह से थोड़ा वो एक आई पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट, दैट वाज अ मिस्टेक, वो मिस्टेक हो दैट गया। वाज अ मिस्टेक। उसके बाद कब आपने अपने आसपास के लोगों को चेंज करना चाहा, मतलब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि यार अब ज़रूरी है चीज़ें बेहतर करते हैं, ये समझ कब आई? मेरा एक ही दोस्त रहा कांस्टेंट जो बहुत इंटेलिजेंट है, कपिल खादीवाला, मेरे बड़े भाई की तरह है। और वो पहले से ही बहुत समझदार था, बट बाकी जो सारे थे उनको मुझे लगा कि यहाँ पे अकेला होना बहुत बेटर है। अकेला होना और अपने आप को आइसोलेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा आइसोलेशन में चला गया। आइसोलेशन में मैंने बहुत चीज़ें सीखी इंडस्ट्री के बारे में, लोगों को ऑब्जर्व करके जो क्या थे, और बहुत पता चला कि जो आपके मेरे ऐसे दोस्त थे जो एक्टर्स थे वो बोलते थे यार हमें ले चल पार्टी और ये वो सब, हम भी किसी से मिल लेंगे। और मैं मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं उनको कभी डब्बू रतानी की पार्टी में ले जा रहा हूँ, कभी इसकी पार्टी में ले जा रहा हूँ, मिल ले, किससे मिलना है। वो लड़कों को काम मिलना स्टार्ट हुआ, और वो बाद में मुझे ही नखरे दिखा रहे हैं, अबे यार ये क्या है, और ये वो भी दिखा मैंने, तो इसके पास तो पैसे नहीं है, इसके पास तो ये नहीं है, सेकेंड हैंड गाड़ी चलाता है तो वो भी मैंने सुना। मैंने बोला यार तुम मेरी गाड़ी चलाते थे पहले, तो आज ये सुनने में मिल रहा है। तो बट ये वो भी चला, वो भी चला, वो भी देखा मैंने। उनका अपना एक पर्सपेक्टिव, उनकी असलियत बाहर आई, लोगों की जो असलियत है उसके बाद 2012-13 के बाद वो असलियत, उनके चेहरे नकाब जो हैं वो पूरे पता चले, और मुझे तब समझ में आ गया कि यहाँ पे इंसान अकेला ही बेटर है। अच्छा, मतलब आप जैसे कि लोग करते हैं कि आते ही तुरंत नेटवर्किंग बनाना, दोस्त फ़ायदे यूज़ करना, वो सारे ट्रिक्स टिप्स आप नहीं सीख पाए? नहीं, वो मेरे साथ हो रहा था ना, वो तो आपके क्योंकि साथ मुझे हो मिल गया, रहा, वही कह रहा हूँ। मुझे मतलब हाँ। ये मेरी एक बात जो है ना बहुत बड़ी, एक मैं गौर से सुनना, जो मुझे मिला ना, मुझे ऊपर वाले ने दिया। मैं किसी के पास नहीं गया काम मांगने, मैं किसी के पास एक फ़ैशन शो मांगने नहीं गया हूँ। मैं किसी ने मैंने आज तक फ़ोन उठा के नहीं बोला कि मुझे काम चाहिए। सारे डिज़ाइनर्स, सारे कोरियोग्राफर्स उस टाइम के, सब ने बोला कि हमें मुजम्मिल चाहिए, सब ने। मुजम्मिल प्रायोरिटी थी, चाहे वो टॉमी हिलफिगर हो, चाहे वो ह्यूगो बॉस हो, चाहे वो एड हार्डी हो, चाहे वो मतलब दुनिया भर के जो 1600-1500 फैशन शोज़ किए हैं मैंने, और सबको सबसे पहले मुज़म्मिल ही चाहिए होता था उस टाइम पे। तो ये जो मेरे साथ हुआ, ये ऊपर वाले की वजह से हुआ। और मैं उसके बाद ये हो गया कि यार आप कर नहीं सकते हो, ये हो जाता है किसी की लाइफ में, और ये आप डिज़ाइन करके नहीं करते हो चीज़ें। मेरे साथ होना था, हो गया, और उसके बाद अभी भी मुझे यही लगता है अगर होना होगा तो हो जाएगा। तो मैं इसकी ट्राई नहीं करता हूँ, कि मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ। जो मेरा वो फेज़ निकला था जो बहुत एक एक्टर के लिए एक डाउनफॉल का फेज़ होता है, और मैं उसको बड़ा एक इंस्पिरेशनली बोलता हूँ डाउनफॉल, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उसी ने सिखाया। मैंने उसमें लिखना सीखा, मैंने उसमें सो नहीं पाता था, बहुत चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी, क्यों हुआ, क्या हुआ, छोटा भी था, सोचता भी रहता था। मेच्योरिटी नहीं आती है कि आप उसको प्रोसेस करो, कैसे नेगेटिवली प्रोसेस करो, पॉजिटिवली, नेगेटिवली करता है ज़्यादा इंसान। तो उसमें फिर स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। मैं पढ़ना तो मुझे खैर बचपन बचपन से ही बहुत पसंद था। आई स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट, एंड क्योंकि मेरी बेसिकली फैमिली जो जनरेशनली राइटर्स की है, मेरे ग्रैंड अंकल जो हैं वो स्क्रीन प्ले राइटर, स्क्रिप्ट अपने मतलब थिएटर के स्क्रिप्ट राइटर थे, और वो थिएटर नाटक किया करते थे, हालांकि बहुत छोटे लेवल पे बट किया करते थे वो। मेरे फादर पोइट थे, तो कहीं ना कहीं मेरा एक फ्लेयर था उसमें। बट वो सीखना, फिर फिल्म देखना, और मतलब 3-4 हज़ार फिल्में देखना, वो उसमें घुस गया। फिर मैं अपना एक क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया इन चीज़ों में, और वही कंज्यूम करता रहा मैं बहुत टाइम तक। और उस टाइम पे सेम साइमल्टेनियसली धोखा के पहले मैंने ऑडिशन ही दिए हैं, उसके बाद मैंने शायद हज़ारों ऑडिशन दिए होंगे, और एक्टर बनने के बाद। और उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया सीखना, और 2012-11 की बात है। और जो बीच में जाता था मैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए,
और हालांकि उस टाइम पे मतलब एक नोन एक्टर था मैं, तो लोग बड़ा आके क्विजिकली देखते थे कि पहले ये वही है क्या। फिर वो बोलते थे यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब फ़ोटो खींचते थे। फिर कभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो जो जूहू पे रहते हैं वो पास करते थे, तो वो हंसते थे ये क्या कर रहा है। तो फिर बोलते यार ये मतलब गंदे कभी कभी कमेंट्स मार देते थे, वो सब तो बुरा भी लगता था उस टाइम पे। बट मेरा एक फोकस था, मुझे सीखना था उस टाइम पे, तो मैं वो सीखता रहा। वो सीखा, अपना स्क्रिप्ट राइटिंग में उसमें चला गया, तो अपने आप को क्रिएटिवली इन्वॉल्व रखा काफ़ी। यार मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। मुझे बताइए ना कि कैसे स्ट्रांग रखे एक इंसान जब ये सारी चीज़ें हैं, आप उस फेज से जा रहे हो, आज लोग कमेंट्स कर रहे हैं या लोग ऐसी चीज़ें हो रहे हैं, आपके साथ सब कुछ आपके खिलाफ है, कैसे रखते हैं खुद को स्ट्रांग इतना? हाँ, फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ, और आई थिंक आप कहीं ना कहीं बिलीव करते हो कि, मुझे मेरे भाई ने बहुत प्यारी चीज़ बोली थी एक टाइम पे। मुझे याद है हम ब्रिज पे जा रहे थे वॉक करते करते लोखंडवाला, और मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। उसने बोला जो तेरे साथ हुआ, जो तेरे को फेम मिला, जो तूने देखा लाइफ में, वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बच्चों के साथ या उनके साथ भी नहीं हुआ है। बोलता वो भी एक टेस्ट था। बोलता जो अब तेरे साथ हो रहा है, बोलता वो भी एक टेस्ट है। बोलता वो भी चला गया, ये भी चला जाएगा। और जब उन्होंने ये बोला था तो मुझे हिट की थी वो बहुत चीज़। तो ये भी एक टेस्ट था, और अभी मैं आप स्विंग में हूँ वापस, चीज़ें ठीक मतलब जो भी है मुझे नहीं पता मेरी जर्नी क्या रहेगी। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, बट आई कैन होप फॉर द बेस्ट। और मैं काम वैसे ही करता हूँ कि अपना 100% देना। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोट है कि यू कैन नेवर डिफीट अ मैन हु नेवर गिव्स अप। सो आई एम अ फाइटर फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, शायद मैं उसमें इतने अमीर बच्चे पढ़ते हैं, मैं वहाँ पे मिसफिट था। बट मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं वहाँ पे पढूं, और मैं बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, और मैं मिसफिट था उस स्कूल में। मुझे हमेशा कॉर्नर किया जाता था, बुली किया जाता था, और मैं वहाँ का स्कूल कैप्टन बनना चाहता था। और तब से नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से। और स्कूल कैप्टन 10th में बनते हो, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ट्राई कर रहा था कि मैं स्कूल कैप्टन 10th में जाके बनूंगा। 10 साल मैंने मेहनत की थी, मैं स्कूल कैप्टन नहीं बना था पॉलिटिक्स की वजह से। उस टाइम पे मुझे समझ में आई थी कि आपके पॉलिटिक्स जो कनेक्शंस हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मैं पॉलिटिकली अभी भी वो ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं हाउस कैप्टन बना था, हालांकि मेरे हाउस ने फिर जो है वो, आई रोज द डर्बी ट्रॉफी विच इज़ द ट्रॉफी फॉर द बेस्ट हाउस दैट ईयर। तो ये स्टोरी जो है ये मुझे, मैं एक बहुत फाइटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मतलब मेंटली बहुत टफ हूँ। मेंटली टफ नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। मेंटली बहुत वीक हूँ मैं। मेंटली बहुत इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि जिनकी मतलब एक मतलब जो सिंगल पेरेंट्स ने बच्चे होते हैं ना, वो बड़े इमोशनल होते हैं। जिनकी माँ और जो देखते हैं बहुत कुछ लाइफ में बहुत जल्दी, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बहुत मेच्योर हो जाते हैं बहुत जल्दी। हमारा कोई ऐसा हमें कोई ऐसी आज़ादी या लिबर्टी नहीं मिलती कि तुम कर लो मिस्टेक्स, तुम ये कर लो, या कोई बाप नहीं होता हमें बोलने वाला कि कर ले बेटा तुझे क्या करना है। वैसा कुछ होता नहीं है हमारे साथ, हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो आ, वो एक चीज़, उससे मेच्योरिटी आ जाती है, और उससे आपकी एक विल पावर भी बनती है। तो बड़ा एक फाइटिंग स्पिरिट से आता हूँ। तो मुझे ये जो फाइटिंग स्पिरिट है मेरा, फैम मतलब इंडस्ट्री को नहीं पता मैं कैसा हूँ, मुझे पता मैं कैसा हूँ। मुझे हराना, मुझे निराश करना पॉसिबल है फॉर टेम्पररी बीइंग, बट ऑन द लॉन्ग रन पॉसिबल नहीं है। मुजम्मिल, आई होप कि आप स्ट्रांग ऐसे ही रहें। थैंक यू। और खलील जिब्रान ने बोला था, अ माउंटेन कवर्ड इन मिस्ट इज नॉट अ हिल, एन ओक ट्री अंडर रेन इज नॉट अ वीपिंग बिलो। रिग्रेट है लाइफ में ये नहीं कि ऐसी कोई फिल्म ऐसे? यार ये जो लोग बोलते हैं मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, आई थिंक वो बहुत फेंकते हैं। हर एक को बहुत रिग्रेट होता है लाइफ में, हर एक को होता है, आपको होगा, मुझे होगा, हर एक को रिग्रेट होता है यार। और आई डोंट नो ये कितना नेगेटिव इमोशन क्यों है रिग्रेट रखना। नहीं है यार, है रिग्रेट्स लाइफ में, बहुत रिग्रेट्स हैं। पर्सनल रिलेशनशिप को लेके, प्रोफेशनल चीज़ों को लेके हैं, उससे सीखता है इंसान, और वो होना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपको वो दिमाग में नहीं, आप सीखोगे कैसे। दो चीज़ों से सीखते हो आप लाइफ में, या आप मिस्टेक करो और मैं आपकी मिस्टेक से सीखूं, या मैं खुद मिस्टेक करूं
और उससे सीखो। तीसरा तरीका कोई नहीं है। अगर जो लोग दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं वो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, और जो खुद की मिस्टेक से सीखते हैं उनको टाइम लगता है। तो हम ऐसे होते हैं कि हमें तो पता नहीं है लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ना हमें बताते हैं, तो हमें अब खुद ही मिस्टेक्स करके खुद ही सीखना पड़ता है। तो उसमें रिग्रेट भी आता है, उसमें कभी आता है यार शिट क्यों नहीं किया। अभी मेरी एक फिल्म थी जो मैंने नहीं की थी, और अभी वो एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस रिलीज़ कर दी, और मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी फिल्म थी। मेरा लीड था उसमें, अच्छा। कश्मीर पे बेस्ड थी, और मेरे डायरेक्टर जो कश्मीरी डायरेक्टर हैं वो बहुत पीछे थे कि वो मैं करूं। तो वो चाहते थे कि मैं करूं, और काफ़ी टाइम तक मेरे पीछे थे वो, बहुत इंटरेस्टेड थे, बट उसका भी है कि क्यों नहीं की मैंने। तो बट मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क भी लेना पड़ता है। तो वो मगर इंसान इनसे सीखता है, इन चीज़ों से सीखता है। और आपको ये होना चाहिए कि आपने कोई अगर गलती की है या मिस्टेक की है तो आपको सीखना चाहिए उससे। राइट। ऐसा भी है कि जैसे कि आप अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके, आप कैसे जा रहे हैं स्पेशल ऑप्स के बाद? इतने सुलझे हुए और इतने तमीज़ वाले लोग मैंने इंडस्ट्री में शायद नहीं देखे हैं, और शायद होंगे भी नहीं, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ होंगे। तो वो मुझे लगता है कि एपिटम है इस चीज़ का। क्योंकि नीरज सर जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वो एंटरटेन भी नहीं करते हैं। जो ये जो सारी ट्रिकल चीज़ करती है वो डायरेक्टर से ट्रिकल करती है, जो एनवायरनमेंट है सेट का। अगर आपका डायरेक्टर बदतमीज़ है तो वो पूरा सेट जो है वो गंदा हो जाएगा। और अगर डायरेक्टर जो है वो एंटरटेन नहीं करता पॉलिटिक्स को, कोई आप किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ पे कोई गंद कर दे पॉलिटिक्स की। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत होता है कि कौन मतलब एक किसी को नीचे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, होता था। बट आई थिंक अभी थोड़ा क्लीन हो रहा है। अभी जैसे मैंने बहुत सारे सेट्स का सुना भी है। हाँ, क्योंकि मेरी सिस्टर विक्रम मोतवानी के साथ उन्होंने काम किया था, शी वाज द ईपी ऑन इट, एंड उनके साइड का भी सेम है। हाँ, बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं। तो आई थिंक अब उन लोगों की मेंटालिटी जो पुराने थे वो बहुत आई थिंक डिफरेंट मेंटालिटी के लोग थे। आज की जो जनरेशन है जो वो एक अच्छी सोच लेके आई है कि एक क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो सबका मिलके होता है, और अ, किसी को वो नीचे दिखाने से आप बड़े नहीं बनोगे बेसिकली। करेक्ट है। अब ग्रजेस रख के क्या मतलब है? किसी चीज़ को आप अगर किसी चीज़ को बांध के बैठे हो। ये प्रोफेशनल देखो, ये बेसिकली क्या है कि अगर डायरेक्टर एक्टर से ये उम्मीद करता है कि वो अगर अपना काम जानता है और सेट पे टाइम पे आता है और उसे तंग नहीं करता है, और अपना 101%, 110%, 150% दे रहा है, तो उसको तो एक्टर के साथ प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा ऐसा हो गया है कि जहाँ तक मैं ट्राई करता हूँ, मेरे साथ कोई भी काम करता है सेट पे, उसे एक उफ करने का मौका नहीं मिले, ना बोलने का मौका मिले, हम प्रोफेशनल है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये होता है जब ये बोलते हैं बहुत प्यारा प्रोफेशनल है। मेरे लिए ये नहीं होता एक्टर है, ये है, वो है। व्हेन दे से दैट ही इज़ अ गुड प्रोफेशनल, मुझे पता है कि बाकियों का कॉल टाइम जो है वो 6 बजे होता है, बट मेरा टाइम जो है 6:30 बजे होता है, क्योंकि सर ने असिस्टेंट को बोला था दिस गाइज नेवर लेट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे था जब मुझे पता चला था। राइट। और टीम कैसे, क्या कहेंगे, के मेनन, विनय पाठक एंड ऑल, इनके साथ वर्किंग रहा कैसा रहा? हाँ, हमारा क्योंकि वो उनका इंडिया का है, मेरा अब्रॉड का है, बट एक्टर का सारा मतलब हम सेम होता है। मतलब ये जो व्हेन योर डायरेक्टर इज क्लीन देन एवरीबडी सॉर्टेड। व्हेन योर डायरेक्टर इज फीलिंग डजंट वांट कि अगर उनमें थोड़ी वो चल रही है चीज़ें, तो फिर सारा माहौल ख़राब हो जाता ये जवानी है दीवानी के साथ क्या हुआ था? सब होते हुए कहाँ बातें अटकी? है। आई थिंक वो बता चुका हूँ मैं चीज़ें, ये चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ सारी। तो आई थिंक बार बार इसको बोलने में मुझे भी लगता है कि कितनी बार बोलूँ। आई थिंक जो फ़िल्टर आउट हुई थी, आई थिंक वो कास्टिंग की वजह से कहीं ना कहीं अटक गई। अयान के साथ मेरी बाद में बात हुई थी इन चीज़ों को लेके, क्लियर भी हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अयान मुझे स्क्रिप्ट भेजेगा, और उसने नहीं भेजी थी। और शायद मेरी गलती थी, मैंने मांगी नहीं उस टाइम पे यहाँ से बढ़ के कि अयान यू टोल्ड मी कि यू गिव मी द स्क्रिप्ट। वो कम्युनिकेशन जो था वो कास्टिंग वालों के थ्रू हो रहा था उसके बाद। हालांकि अयान जो है मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे उस टाइम, मतलब बन चुके थे क्योंकि हम प्रोसेस पूरा डिस्कस कर रहे थे। बट उन्होंने जब शिफ्ट की कॉन्वर्सेशन कास्टिंग की, तो बट आई डोंट नो वो वहाँ तक कैसी बात पहुँचाते हैं। तो कास्टिंग वाले भी यार बड़ा गेम खेलते हैं, तो वो भी होता है। हाँ, मैंने ये सुना हुआ है कि कास्टिंग को लेकर आजकल काफ़ी बहुत एक्टर्स ज़्यादा, परेशान हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा।
जो पहले गंद डायरेक्टर्स ने मचाई थी वो अब कास्टिंग वाले बचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक उनका काम इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स को फ़ायदा हुआ बट एक्टर्स को बहुत नुकसान हुआ है। एक्टर्स को नहीं। बहुत फिर ज़्यादा। कई सारे एक्टर्स भी बोल रहे हैं कि जैसे कि अब तो ये है कि अगर इंस्टाग्राम और इस सब की फॉलोइंग है आपकी ज़्यादा है तो तवज्जो दी जाती है का, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस। कास्टिंग वालों का ना अपने फेवरिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है कि वो अपने फेवरेट्स को बुलाते हैं और उनको आप कहाँ पे ले जा रहे हो पार्टी करवाने। मैं यहाँ तक होता है, बहुत यहाँ का बहुत बड़ा एक कास्टिंग डायरेक्टर है, मेरे दोस्त की बात है, उससे रोल नहीं मिला था और जब उसको पता चला क्यों नहीं मिला कि वो उसका जो दूसरा दोस्त है उसने उसको फ़्लाइट दी गोवा की, वहाँ पे 3 दिन रुकवाया और वहाँ पे अपनी कोई वटेवर XYZ लड़की भेजी और वो जब वहाँ से आया तो उसके मतलब बोल रहा है कि पैरों में गिर गया मेरे और उसको शो मिल गया उसके बाद। ये सब हो रहा है। कास्टिंग इज डर्टी प्रोसेस राइट ना। बट कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कुछ हैं। अब मैं इनको फ़िल्टर करके ऐसा बोलूँगा, बाकी बोलेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया, बट जो कुछ हैं वो इसमें नहीं पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ते हैं। कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो सेम मैसेज 50 लड़कियों को भेज देते हैं दिन में, आई लव्ड योर ऑडिशन, आई लव, मतलब लड़कियाँ खुद आके बोलती हैं वो दिस गाय वो ये मैसेज में दिस। मैंने बोला यार मेरे को 3 लड़कियाँ पहले दिखा चुकी हैं मैसेज जो तेरे को आया है। पर्सनली क्या फेस कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोफेशनली कास्टिंग के थ्रू में? कास्टिंग के थ्रू में यार वही जो उनका फेवरिज्म है वो कहीं ना कहीं बहुत बायस्ड है। उनका जो एक कंसीव नोशन है, एक तो उनका कंसीव नोशन है थिएटर एक्टर बहुत ग्रेट एक्टर्स होते हैं। मैंने थिएटर कर लिया 2 साल, वहाँ पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब एक्टर्स भी हैं, अच्छे एक्टर्स भी हैं बट बहुत बहुत ख़राब एक्टर्स भी हैं, और थिएटर मीडियम और एक्टिंग जो है बहुत डिफरेंट है। दूसरा जो उनका परसेप्शन है कि गुड लुक्स का, कि यार अच्छा गुड लुकिंग लड़का तो एक्टिंग नहीं कर पाएगा। हाँ, ये क्या मतलब, क्या ये तो मैं बहुत सुन रहा हूँ कि अगर उनको वही है, उनको फिर फिल्म देखनी चाहिए। अगर उनको अक्ल नहीं है फिल्म देखने की तो मेरे क्रिटिक रिव्यूज़ पढ़ लीजिए। तो मुझे बड़ा एक अब कास्टिंग के लिए कोई बुलाता है तो मैं ऑडिशन चला जाता हूँ, अगर उन्होंने सेल्फ टेस्ट मांगा मैं दे देता हूँ, हालांकि मुझे बहुत बेकार प्रोसेस लगता है। इनफैक्ट नसीरुद्दीन शाह ने अपनी बुक में लिखा था कि द मोस्ट चीपेस्ट थिंग यू कैन आस्क एन एक्टर फॉर इज़ एन ऑडिशन, बिकॉज उसमें आपको कुछ नहीं पता चलता एक्टर का, क्योंकि एक्टर को पता ही नहीं है। मैं एक सीन आपको 15 से 20 तरीके से करके दिखा सकता हूँ, आप मुझे दे दीजिए सीन, 15 से 20 तरीके से आपको करके दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा 100 भी कर सकता हूँ, बट कोई भी एक्टर कर सकता है वैसे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जब तक एक्टर को उसका कैरेक्टर नहीं पता है, वो उसको नहीं पता कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके प्रेफरेंसेस नहीं हैं, वो कहाँ पे है, क्यों है, उसका रिलेशनशिप क्या है उस बंदे के साथ, तो वो जो लिमिट कर देता आपको। और जो कास्टिंग कर रहे भी हैं, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, क्योंकि वो देवर फेवरिंग समबडी एल्स, मेरे गंदे ऑडिशन गए हुए डायरेक्टर के पास जो उनको नहीं चाहिए थे, वो भी जाते हैं। जो मतलब मुझे पता था कि मेरा बेस्ट ऑडिशन टेप वो था, मेरा परफॉर्मेंस मुझे पता है, बट वो बोलते हैं कि नहीं वो टेप वो बेस्ट नहीं है, दूसरा करो, वो वाला जाएगा, जानबूझकर दूसरे टेप भी। वो भी होता है। और एक सर्टन ये भी देखा जा रहा है ना कि अगर जैसे आपने कहा कि गुड लुकिंग है तो एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि क्या आफ्टर OTT ये चेंजेस आ गया, ये आ गया है ना। एक साइड इफेक्ट आया है कि आप अगर एक NSD या फिर वहाँ FTTI से हो तो फिर आपको कहते हैं अच्छा एक्टर मान लिया जाएगा, और अगर आप कहते हैं और आपको एक साधारण लुक, लेकिन वही कोई हैंडसम लुक वाला लड़का है तो ये तो सिर्फ दिखता ही है। ये इतना ये असली पता है किसने पैडल किया, ये वो एक्टर्स जो डायरेक्टर्स बने और उनको कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट था कि हम अपनी लुक्स की वजह से कभी एक्टर नहीं बन पाए और डायरेक्टर बन गए, और उन्होंने फिर वो साधारण लोग लेना स्टार्ट किया और उनको हीरो बना जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो डायरेक्टर्स का जो रिजेंटमेंट था, जो एक्टर थे कभी और अब फिर एक्टर बन गए हैं, ये उन्होंने बैटल किया है कि जो गुड लुकिंग लोग हैं ये उनके खिलाफ एक वो था कि उनका एक पर्सनल एजेंडा था, बट आई थिंक वो मेच्योरिटी के साथ वो भी ठीक हो गया होगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं यार, वो भी इंसान है, हम भी हार्ड वर्किंग है, वो भी हार्ड वर्किंग है,
और बाय द एंड ऑफ इट आपका रिलेशनशिप आपके काम के साथ यही है कि आप कितना हार्ड वर्किंग हो। अगर मैं थिएटर कर सकता हूँ जिसमें आपको कुछ हज़ार रुपये मिलते हैं, और मैं अगर फिल्मों में करता हूँ जो एक अमाउंट में आती हैं, और मेरा कमिटमेंट थिएटर में शायद ज़्यादा हो, तो और जहाँ पे आपको खुद अपना बैग उठाना है, जहाँ पे आपको खुद अपनी चीज़ें करनी है, तो मैं अपने लिए तो यही बोलूँगा कि यार मेरा कमिटमेंट मेरे काम के साथ, चाहे वो 100 रुपये का हो या 1 लाख रुपये का, या 1 करोड़ रुपये का हो, सेम है। क्योंकि मैं सिर्फ अपने रिलेशनशिप जो काम के साथ है वो मेरा एक कमिटमेंट है, और मैं अपने कमिटमेंट टेबल पे लाता हूँ, चाहे वो 1 रुपये का हो चाहे वो 1 करोड़ का हो, मेरा कमिटमेंट सेम रहेगा। मैंने एक बार कमिट कर लिया तो मैं उतनी ही शिद्दत में वो चीज़ें करूँगा, क्योंकि और कोई तो है नहीं कुछ रिलेशनशिप आपका काम के साथ, आपका यही है कि आप उसको कितने ऑनेस्टली कर रहे हो। राइट। अगर कोई नया लड़का है और जो इस कास्टिंग के प्रोसेस में है, कैसे लगेगा कि ये तो भगवान बन के बैठे हैं? हाँ, मतलब सच्ची में ऐसा ही लगता है। हम्म। ये तो भगवान, मतलब मुझे इतना रूडली लगा था। एक कास्टिंग वाला है, मैं इतनी फिल्म मुझसे बहुत सीनियर हूँ, एज में नहीं बट काम में। और मैं बहुत, जब बड़े डायरेक्टर्स हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिया के शायद टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ भी मिलो तो वो बड़ी विनम्रता से मिलते हैं आपसे, बड़ा हम्बली मिलते हैं आपसे। और वो बंदा कास्टिंग डायरेक्टर था, और उसने अपने जो पैर थे उस पर रखे थे टेबल पे। और मैं अंदर आया, मैंने कहा सर आप कैसे हैं, तो उसने पैर जो मेरी तरफ कर लिए, पैर मेरी तरफ कर लिए, और मुझे लगा उसको मैं पकड़ के मारूं, बट उसने अपनी औकात दिखा दी उस टाइम पे। उसने हाथ मिलाया, मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा सर आप ठीक है, बोला बिल्कुल ठीक है। मुझे उसकी औकात पता चल गई, और ये वही बंदा है जो आगे लड़कियों को मैसेज करता है, तो वो पता चल गया उसका। और उसको बहुत बड़ी 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 फिल्में मिलती हैं, सारी बड़ी फिल्में उसी के पास आती हैं, और आई थिंक उसका बहुत स्कैंडल आने वाला है, बट पता चलेगा लोगों को सब। आपने धोखा की, उसके बाद फिर एक फेज़ और आपके साथ आया कि अवार्ड्स को लेकर आपकी थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई दी हमें। क्या हो ये तो मतलब आमिर खान तक उसको अवार्ड्स को नहीं मानते, बिलीव नहीं करते। एज अ यंग आप जब थे तो क्या आपका परसेप्शन था कि चलो यार जो हो रहा है सही है, या कैसे रखा आपने उस पूरे फेज़ में? कहते उस टाइम पे मुझे बड़ा बुरा लगा था, बुरा लगा था? बहुत बुरा लगा था, हाँ। क्योंकि मुझे लगा एक तो जो मैंने फेस किया, उसके बाद जो परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। और इंडस्ट्री वालों ने भी बोला था, आज आज भी आप बोल दो किसी स्टार किड को कि अपनी फर्स्ट फिल्म में वैसा जाके परफॉर्म करो, मैं आपके ना, मतलब आप, एक वेंट्रोलिक्वी होता है, जो कठपुतली को नचाता है, ये वो तो है नहीं कि आप मेरा मुंह टेढ़ा कर दो, मुंह टेढ़ा कर लूँगा, आंखें ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। इमोशन जो अंदर से आते हैं, जब आपके अंदर नहीं है तो कोई एक्टर या डायरेक्टर नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके वो जो किया था उस पर, और बहुत हार्ड सर्कमस्टांसिस में, तो मुझे पता था कि अवार्ड्स मेरे होने चाहिए थे। जब नहीं मिले थे वो, क्योंकि मैंने जिसे मिले उनका मैंने परफॉर्मेंस देखा था, और मुझे बिल्कुल ओके लगा था उनका परफॉर्मेंस। हालांकि उन्होंने जो उसका बाद में काम किया है रणबीर ने, और ही इज़ डन ट्मेंडस वर्क, आई एम अ बिग फैन नाउ, बट उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैं डिज़र्व करता था। और बाकी इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने भी बोला, नाना सर मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने बोला, मैं श्रेयस मेरे साथ काम कर रहा था, बोलता हमें पता था तेरे को नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बोल रहा था, श्रेयस ने मुझे सबसे पहले बोला था, उसने बोला तेरा हमें पता है, श्रेयस के साथ मैं फिल्म की थी विल यू मैरी मी, बोलना मैं पहले से पता था तेरे को नहीं मिलेगा अवार्ड। मैं अवार्ड में ऐसा है कि अवार्ड का मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे। मैं अच्छा, उस अवार्ड में आपका नाम, आप नॉमिनेशन में हैं मैं पर आप नॉमिनेशन, मैं गेस्ट? ऑब्वियसली वही तो बोल रहा हूँ, हाँ। नॉमिनेशंस में हूँ, और मैं अवार्ड्स में इनवाइटेड तक नहीं हूँ। ये आज तक मैंने लाइफ में नहीं देखा है कि आप नॉमिनेशंस में हो बेस्ट डेब्यू की, और आप वहाँ पे हो ही नहीं, जिसे अवार्ड मिलना खाली वो है, और दूसरा कोई जो एक फैमिली बैकग्राउंड से आता है। ऑस्कर्स में जब नॉमिनेशन होता है और ये बैलेट होता है, कि किसी को नहीं पता किसको मिलेगा अवार्ड, जो भी नॉमिनेटेड है वो सब प्रेजेंट है, और एकदम वो एक्ट नहीं करते हैं कि हमें अवार्ड मिला सरप्राइजिंगली, नहीं, वो सब प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे वो बड़ा एक समझ आ गई थी कि बहुत पार्शल है चीज़ें।
बहुत पार्शल थी। एक किसी भी अवार्ड में वो इनवाइट नहीं किया था। आई थिंक खाली स्टारडस्ट ने अवार्ड इनवाइट किया था, बाकी किसी उसको छोड़ के किसी ने इनवाइट नहीं किया था मुझे। उससे इसके बाद जितने भी हुए कहीं भी कुछ नहीं, और कोई सारी invitation? जितने भी बड़े अवार्ड्स में थे सब में नॉमिनेटेड था मैं, बट किसी ने इनवाइट नहीं किया। आपने उस समय कभी कुछ बोला नहीं, कभी आवाज़ नहीं उठाई? किसको बोलता, छोटा था, ना पीआर था, ना ये समझती, क्या बोलता उस टाइम पे। जो आज चीज़ें लोगों को पता है, इतने लोगों ने बताया है, उस टाइम पे लोगों को नहीं था। अगर मैं बोलता, बोलते हैं अरे जेलस है, ये वैसा है। तो आज तो सबको पता है ना, तो आज बोल रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है कि सच बोल रहा है। उस टाइम पे बोलता, बोलते हैं यार ये तो ऐसा बोल रहा है, ऐसा है। पीआर के मैटर करते हैं ना? बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो तो करोड़ रुपए खर्च देते हैं अपने पे। आई तो हैव बजट ऑफ व्हाट दे स्पेंड इन ईयर। हाँ। बजट ऑफ व्हाट दे स्पेंड, कितने खर्चे हो जाते हैं? आई थिंक उनका 4 crores हाँ। ईयरली? व्हाट दे स्पेंड, या जस्ट टू स्टे इन न्यूज़। क्योंकि वही है, मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे बनाया ऊपर वाले ने बनाया ना। मेरे पास इतने पैसे थे, और मैं जो आप उस टाइम पे आपको पता होगा सोशल मीडिया ये वो सब इतना पॉपुलर नहीं था। फेसबुक था तो उस पर कितनी पॉपुलैरिटी है। 2007 की बात कर रहे हैं। मीडिया हाउसेज ही नहीं थे ना, ये था। आज जो इंस्टाग्राम की जो क्रेज़ है वो था नहीं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लोगों को जो पसंद आता था वो उसी को देखना चाहते थे, और उसी से वो एल्गोरिदम बनता था। आज जो एल्गोरिदम है उसका ये फंडा है कि आप दिखाओ पैसे लेके इनसे, और लोगों को ये विश्वास दिलाओ कि हम ही बेस्ट हैं। तो उल्टा हो गया है ना, एक्टर पे कर रहा है कि मुझे दिखाओ। तो उसके बाद ये हो जाता है इवेंचुअली कि लोगों के पास कुछ है नहीं देखने के लिए, ठीक है देख लो यार। हमें ऑप्शन से निकाल दिया जाता है। और मुझे एक बहुत बड़ा शो है जिसमें कॉफ़ी पी जाती है उसमें जो लड़कियां जाती हैं, उन्होंने जो उनमें से कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि यार हमें बड़ा अजीब लगता है कि जब वो पूछते हैं कि हॉटेस्ट यहाँ पे कौन है। और उन्होंने कभी किसी ने बोला भी था कि मुजम्मिल का नाम क्यों नहीं है इसमें, तो वो उन्होंने सेक्शन ही हटा दिया था शो में से। हाँ, तो उन्होंने बोला वो क्यों नहीं है, तो उनका वो सेक्शन हटा दिया था। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैंने बोला यार ऐसा हमने क्या किया है एज एन आउटसाइडर के, मतलब किसी का, कि हमें ऑप्शन से, मतलब ठीक है आप दिखाओ ना, अगर आपके बच्चे इतने अच्छे हैं तो हमें भी साथ में रखो। हम भी उन लोगों को देखेंगे तो कितने अच्छे हैं, हम दिखाएंगे आपको कितने अच्छे हैं वो मतलब हर तरीके से ना, फिल्मों के साथ साथ शोज तक में आप एक कैंप चला रहे हो, एक मार्केटिंग, मतलब पर्टिकुलर कुछ लोगों को ही हाईलाइट कर रहे हो। अपने एसेट्स का बहुत ज़्यादा वो रखते हैं कि ये हमारे कुकून में रखते हैं उनको, एसेट्स को संभाल के। उनका तो बहुत ज़्यादा रखते हैं वो ध्यान। पहले ब्रेक करना मुश्किल था, या अब क्या समझते हैं? अब थोड़ा आसान है क्योंकि आसान हुआ OTT है। आ गया है। आई विश OTT 2010 में आया होता तो मैं इतना लंबा वो जो गैप है वो लेता नहीं। मेरा गैप जो है मुझे बड़ा वो पिंच करता है, वो मेरा वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं था। मैंने बहुत मेहनत की, लोगों को लगता है मैं पता नहीं क्यों कहाँ चला गया था, मैं उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत उन 7-8 सालों में की है, आई स्वेयर। जो अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की है उन 7-8 सालों में की है मैंने। स्लीपलेस नाइट्स, इंसोमनिया, बैटल दैट, हैड वर्स इंसोमनिया इन माई लाइफ। बट रात को जाग जाग के मैं स्क्रिप्ट्स लिखता था, स्क्रिप्ट्स पढ़ता था, किसने क्या लिखा है, वachowski ब्रदर्स, कोएन ब्रदर्स, क्रिस्टोफर नोलन की, चाहे उसकी उनकी जो पहली है डॉक्यूमेंट्री, वहाँ से लेके उन्होंने अपनी जो उनकी स्क्रिप्ट्स हैं वो क्यों लिखी, ये क्यों लिखी, सारी चीज़ें पूछना, अपने आप को क्वेश्चन करना, वहाँ से पढ़ना, बार बार पढ़ना। तो बट उससे सीखा, उससे बहुत चीज़ें सीखी। अब नाउ आई राइट माई ओन स्क्रिप्ट्स एंड आई डेफिनेटली वांट टू मेक माई ओन फिल्म्स इन द फ्यूचर। राइट। मुझे ये बताइए ना कि जब ये फेज़ था आपका, उस समय क्या ऐसे था कि चलो यार नहीं हो रहा है तो लाइन चेंज कर दें, या ऐसे थॉट्स आ रहे थे कुछ और करते लाइफ में? यार ऐसा बोलना कि थॉट्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल गलत है। थॉट्स आते हैं ऑब्वियसली, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, बहुत निराशा वाले थॉट्स भी आते हैं। ये तो कॉमन एक लाइफ का प्रोसेस है, अभी भी आते हैं। कुछ दिन पहले मेरी दीदी बोल रही थी कि ये है अब इंडस्ट्री इतनी तुम्हारा हो रहा है, अभी इंडस्ट्री का गंदा चल रहा है, तो व्हाट डू यू डू। तो ये कॉन्वर्सेशन तो हमेशा रहेगी, एक एक्टर के साथ ये कॉन्वर्सेशन हमेशा रहेगी। एक्टिंग से ज़्यादा थोड़ा पॉलिटिक्स सीख लेते तो बेटर होता। हाँ, आई थिंक मुझे भी वही लगता है।
यस मैन कहना ज़रूरी है यहाँ पे? यहाँ पे हाँ। आई थिंक सो, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। खुश हो जाते हैं ये लोग सुनकर? ऑनेस्ट आदमी खुश नहीं होता झूठ सुन के। आई थिंक ये चाणक्य ने बोला था कि अगर तुम्हें एक ऑनेस्ट आदमी को ऑफेंड करना है तो उसे झूठ बोल दो। जो ऑनेस्ट आदमी है अगर उसे तुम्हें ऑफेंड करना है तो उसे झूठ बोल दो, उसे पता चल जाता है झूठ बोल रहा है, मस्का लगा रहा है। और ये भी बोला था कि अगर तुम्हें एक बेवकूफ़ को जीतना है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्स दो, ठीक है। और अगर एक ग्रीडी आदमी को जीतना है तो उसे गिफ्ट्स दो। तो चाणक्य ने बोला है। तो ये सब चलता है यहाँ पे, ग्रीडी भी हैं, यहाँ पे बेवकूफ़ भी हैं, तो लोग समझ गए हैं कि कौन क्या है। तो आई थिंक उसी तरह खेलते हैं फिर। थोड़ा सीख लेते तुम। यार मैं एक चीज़ मैंने बोला ना, मैं तकदीर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एवरीथिंग इज़ रिटन, अल मखतूब, हम अरेबिक में बोलते हैं उसे। जो होना है क्या बोलते हैं? अल मखतूब। अच्छा, अरबिक में एवरीथिंग इज़ रिटन। जो मेरे साथ होना था वो मेरे इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं कितना स्मार्ट हूँ या कितना होशियार हूँ, वो होना था। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था। ऊपर वाले ने मेरे लिए लिखा था किस्मत में कि इसके साथ ये होगा, वो हुआ है, ठीक है। मेरा जो उसके बाद हुआ, जो मैंने अपना डार्क फेस देखा, वो भी मेरे साथ होना था, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना स्मार्ट हूँ मैं, कितना इंटेलिजेंट हूँ, कितना हार्ड वर्किंग हूँ। उससे पहले मुझे ये लगता था कि सब जो हो रहा है कि शायद मेरी वजह से हो रहा है। और उसके बाद जब मेरा डार्क फेज आया, मैंने सब ट्राई किया, हार्ड वर्क करना, ये वो सब कुछ काम नहीं किया। और तब मुझे पता चला कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर विच इज़ डूइंग एवरीथिंग। और जब मेरे भाई ने बोला कि दैट वाज अ टेस्ट, दिस इज़ अ टेस्ट टू, तो मुझे समझ में आ गया कि इसके पीछे मेरी गेम नहीं है बॉस, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी पावर है जो ये सब करती है। और आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू दैट पावर। और जो भी होना है अब, आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ कि आई विल जस्ट पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैं काम करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, और बाकी जो होना है किस्मत पे। अब तक जो जर्नी रही है, खुश हैं आप? ये सवाल जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। आई कैन नॉट बी हैप्पी, नोबडी कैन बी हैप्पी। You can be peaceful. You can try to be peaceful. And that is the only thing you can do. If you're trying to be happy, you're already unhappy. Trying to be happy is a process of being unhappy. Only unhappy people try to be happy. You can only achieve to be peaceful. Even if I'm unhappy, I can still be in peace. You can only bring peace to the table. मुझे लगता है ये सेशन लंबा चलता है, थोड़ा सा फन लाते हैं इसमें। मैं एक चीज़ होना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, टीम ने भी मुझे बोला, बस मैं उस पर्सनालिटी की कुछ क्वालिटीज़ जानना चाहता हूँ। लाइक जब आप अपने इनिशियल फेज़ में थे और जब आप दीपिका के दोस्त थे, उस समय पे एज अ पर्सन मुझे जानना, आज वो एक सुपरस्टार है, तो उस समय पे आप लोगों का क्या माइंडसेट होता था कि क्या उनकी, अगर आप कोई पॉजिटिव थॉट, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, आप भी स्ट्रगल कर रहे थे, क्या पॉजिटिव चीज़ आप हमें बता सकते हैं टुवर्ड्स वो अपनी जर्नी में बहुत आगे गई हैं आज? यार इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता है। एक चीज़ हो गई है, उसको रिपीट करने में आई डोंट थिंक सो इट मेक सेंस। मैं बस समझना चाहता था कि अगर किसी पर्सनालिटी की डिटेल्स बता सके कि उनका माइंडसेट कैसा था, किस तरह का होता था, मैं बस वो जानना चाहता हूँ। मैं इसके आगे उसके बारे में ये पता है कि मेरा माइंडसेट बड़ा इंटरेस्टिंग था उस टाइम पे। तो आप मेरा जो है वो बड़ा कॉपी करते थे लोग कि इसके जैसा माइंडसेट होना चाहिए। क्या माइंडसेट होता था? मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और मैं बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखता था कि आई विल बिकम समथिंग। और आई थिंक उस टाइम पे जो मेरे अराउंड होते थे लोग, वो चाहते थे कि हम इसके जैसा बने, इसके जैसा जो ये सोचता है वैसी सोच रखें। तो रादर देन दैट इट वाज अदर वे अराउंड। तो आई थिंक मेरा मतलब, बट आई बिकम मोर प्रैक्टिकल नाउ, आई बिकम मोर रिलीजियस ऑल्सो, स्पिरिचुअल ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई हैव द सेम कॉन्फिडेंस कि तोड़ नहीं पाओगे। तो कोशिश कर लो।
और हर चीज़ का ये एक एंड पॉइंट ये नहीं होता है, मतलब मेरी लाइफ की जर्नी क्या है मुझे नहीं पता। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर्स बने एंड में। मेरी लाइफ की जर्नी की शायद मुझे नहीं पता क्या हो कल को। ऐसे एक्टर्स थे जो नहीं बन पाए। आई डोंट नो व्हाट माई जर्नी इज, आई डोंट नो, बट आई विल कीप ऑन ट्राइंग। इन द ओनली गिफ्ट दैट यू कैन हैव इन दिस लाइफ, that you can give to yourself, is a journey, nothing else. That is the only gift that matters. So the journey is the gift itself. So I can only walk in this journey with the best of my ability. मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अगर कोई एक एक्टर है जो अपने वो भी इस डिप्रेशन फेज़ में है, अगर वो आपके पास आता है, यंग एक्टर है, क्या सीख देंगे? मुझे पर्सनली पता बहुत एक रिग्रेट है लाइफ का। सुशांत सिंह मेरे जिम में आता था, हमारी बीच में बात होती थी कभी जिम को लेके, उसको भी नींद नहीं आती थी, बट आई विश उसने मुझे कभी ये चीज़ें शेयर की होती। मुझे बड़ा एक पर्सनली कहीं ना कहीं वो लगता है कि मैंने एक रैप भी लिखा था उसके बारे में, कभी एक बनाया भी है वो यूट्यूब पे, बट मुझे कभी ना कभी वो बड़ा लगता है कि यार काश अगर उसने बात की होती, और वो शायद मेरी स्टोरियों के उसकी स्टोरी से मैं बहुत रिलेट करता हूँ, जो उसका सबोटाज हुआ और वो सब किया। कहीं ना कहीं मैं उसको कुछ समझा सकता था कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब द पीपल दे आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, डोंट थिंक, मतलब नहीं तू बहुत ऊपर है यार। मुझे याद है एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर का संजू से पहले एक हुआ था, और ही वाज साउंडिंग वेरी वेरी ब्रोकन, ही वाज साउंडिंग कि इट गिवन अप। इन्होंने राजीव मसन ने वो इंटरव्यू किया था, और मैंने वो सुना, और मैंने अयान को मैसेज किया कि रणबीर को मेरी तरफ से बोलना, इफ़ आई हैव नॉट गिवन अप यू शुडंट, यू हैव नो रीज़न टू गिव अप, और यू हैव नो रीज़न टू फील लाइक दिस। आई डोंट नो रणबीर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, बट हमारा कंपटीशन असाइड जो था वो असाइड, बट आई फील ही इज़ अ फैंटास्टिक टैलेंट एंड अ फैंटास्टिक गाय ऑल्सो एज अ ह्यूमन बींग। तो मुझे लगा यार ये तो उसको होना नहीं चाहिए फ्रॉम सच अ बिग फैमिली, एंड वाई इज़ ही टॉकिंग लाइक दिस? इफ़ आई हैव नॉट given up, why he's talking like a loser? I mean, shouldn't at all. तो यार लाइफ जो बहुत लंबी है यार, लाइफ का गेम जो है वो मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं है। अभी मतलब पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, हम हमेशा देखते हैं कि यार ये ठीक ही हुई, ये नहीं मिला ठीक ही हुआ। ऊपर वाले ने हमेशा मतलब ऐसी इतनी ब्यूटीफुली इसमें चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ इस्लामिकली, बट जो आपके साथ होता है वो शायद ठीक ही होता है, आपको बाद में समझ में आती है। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि रणबीर और आप ऑलमोस्ट सेम कर स्टार्ट हुआ है आप लोगों की जर्नी, क्या चेंजेस देख पाते हो उनके अंदर? क्योंकि हम सब बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, इज बिकम एक्सट्रीमली, वो आपके साथ हो जाता है व्हेन यू परफॉर्मिंग एंड यू बीन अप्रिशिएटेड। यार एक्टर का क्या है ना, अगर आप यहाँ पे मैं सीन कर रहा हूँ, 4 लोग खड़े हो कि मेरी सीन पे तालियां बजाना, मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस उससे बेटर करूँगा। ठीक है, ये फूल जैसा होता है, उसको पानी दो तो वो खिलेगा। अगर आप 4 लोग खड़े हो के बोलेगा यार ये क्या किया है इसने यार, ये वो सब, मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस शायद इतना कॉन्फिडेंटली नहीं करूँगा, फंबल करूँगा या कुछ करूँगा, या मुझे डराओगे आप या बोलोगे मतलब ये ऐसा करके, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है ब्रेक, जो मेरे साथ ट्राई किया है। बट उनको नहीं पता मैं बहुत ही ज़्यादा विल पावर रखता हूँ, मैं हूँ, मेरे में है विल पावर बहुत ज़्यादा, टच वुड, ऊपर वाले की दुआ से मेरे में है। उसमें वो ग्रोथ देखी मैंने कि इज़ बिकम अ बेटर एक्टर, इज़ बिकम मोर कॉन्फिडेंट। जब वो पहले आया था बहुत इनकॉन्फिडेंट था, शोज़ में भी उसको मैंने देखा था बहुत, ही वाज वेरी, एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज ही वेरी सिंपल एंड ही वेरी सिंपल, सो नाउ इज़ बिकम वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट ग्रोथ इज़ देयर 100%। अगर आपके पास ये पावर हो कि इंडस्ट्री से कोई एक चीज़ जिसे आप हटा सके, तो वो क्या होगी? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट कर रखा है। 100%। आज जो लोगों में एक निराशा है और लोगों में जो एक गुस्सा है, वो आई थिंक उसका रिजल्ट सारे प्रोड्यूसर भुगत रहे हैं, और लोग बहुत वोकली बोल रहे हैं कि हमें नहीं दिखना यार जो आप डाल रहे हो वहाँ पे मटेरियल अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उनको चांस नहीं देना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि आपको उनको चांस देना, सबको चांस मिलना चाहिए, मतलब है नहीं। मुझे बहुत अच्छी मेंटालिटी लग रही है शाहरुख खान के बेटे की कि ही इंस्टेड ऑफ बीइंग सच अ गुड लुकिंग गाय, वो एक्टर नहीं, वो डायरेक्शन में गए,
मुझे पहले ये नहीं समझ में आता था कि साउंड डायरेक्टर का बेटा सबको कोई भी जैसा भी हो बट उसको एक्टर ही बनना है। मतलब कुछ क्वालिटीज़ तो आपको मतलब टेबल पे ला रहे हो, और अभी भी ऐसे एग्जिस्टिंग एक्टर्स हैं जो जिनका डेब्यू उसी टाइम पे हुआ था, 1-2 साल में मेरे साथ हैं, वो अभी भी फिल्में कर रहे हैं। उनको लोग नहीं चाहते हैं कि वो फिल्में करें, उनकी कोई फिल्म नहीं चलती, वो फिर भी फिल्म करते हैं। मुझे वो समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि आपका बाप एक मतलब बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े नाम हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। अब आर्यन ने वो फिल्म डायरेक्ट की है, मुझे वो इतना अच्छा लगा ट्रेलर, मुझे दिल कर रहा है कि मैं देखूं। वो एक्साइटमेंट है कि वो राइट, आए, क्योंकि मैं हंस रहा था मैं देख के ट्रेलर, बहुत राइट। क्यूट हाँ, था बहुत फनी है। बहुत फनी है वो, यस। कोकी सा एक ट्रेलर था, बट मुझे एक्साइटिंग लगा। मैंने बोला यार क्योंकि उस बंदे में उसने अपना, अगर ये ही बिलोंग्स टू अ वेरी इंटेलिजेंट फादर and his father must have seen that he's got something, so that's why I mean, hats off. Really राइट, like that राइट, mentality, राइट। really like the mentality. और जैसे कि आपने आर्यन का नाम लिया, लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं, जैसे नेपोटिज्म के आप मुद्दे पे उठा रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपने वो सारी चीज़ें फेस की है। बट सुनने वाले को लगेगा कि यार ये हर किसी के लिए बोल रहा है। बट मुझे जानना है कि और एक दो नाम जो आप बोले कि यार ये टैलेंट, जैसे हमने रणबीर की बात की, हम आर्यन की बात करें, और आपको क्या लगता है कि अभी जो यंग जो एक्टर्स हैं जो सच में अच्छा काम कर रहे हैं और वो डिज़र्व करते हैं इंडस्ट्री? मैं आपको एक बात समझाता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली मैं खुद इनकी फिल्म तो नहीं देखता, क्योंकि मेरा एक आइडियोलॉजिकली एक वो हो जाता है कि मैं क्यों देखूँ। ठीक है, मैं इनका कोई काम देखता हूँ जब अप्रिशिएट होता है बहुत ज़्यादा, तब मैं उनकी फिल्में देखता हूँ। रणबीर की मैंने देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी। मैंने सोनम की फिल्में देखी, मुझे अच्छी लगी हैं। पहले इनफैक्ट यार ऐसे तो बोलो आप, ज़ोया अख्तर जो हैं, उनकी जो फिल्में इतनी ज़बरदस्त होती हैं। जावेद अख्तर की बेटी हैं, बट कितनी ज़बरदस्त फिल्में बनाती हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कि सारों को ही निकाल दूँ, काम मत दो उनको, नहीं ये सब। बट आपको सिलेक्टिवली, आपको पता है, सबको पता है कि जो एक्टर्स हैं जो नहीं कर रहे हैं अच्छा, जो मतलब उन्हें कोई क्वालिटी ही नहीं है एक्टिंग की, वो काम ही नहीं करना चाहते हैं, आप क्यों उनको ज़बरदस्ती पैसा दे रहे हो काम करने के लिए? मतलब आपका हार्डवर्क ये नहीं है कि आप सेट पे आ रहे हो 12 घंटे काम कर रहे हो। बॉस, हमने हार्डवर्क जो किया है ना, उसमें आपको चूज़ करना है, आपको वड़ा पाव खाना है, आपको बस का पैसा बचाना है, जाके आप ऑडिशन देने जाओ। वो स्ट्रगल होता है, वो हार्डवर्क होता है। तो आपने वो किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं हार्डवर्क का डेफिनेशन क्या है। फिर आप अपनी स्टोरी बना रहे हो कि मैंने तो वहाँ पे जाके ये झाड़ू मारा है पृथ्वी थिएटर पे, ये सब बकवास है। मैं शॉर्ट फिल्म बनाई है, असिस्टेंट था किसका, यार चल रहे यार। और ऐसे भी ना, अगर आप नई टैलेंट होल्ड करते हो तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ऑडियंस ही अब आपको रिजेक्ट कर रही है। मगर रिजेक्ट कर रही है, बट फिर भी आप उनको ओटीटी में डाल देते हो उठा के फिल्मों से, क्योंकि ओटीटी में आपको रिजल्ट नहीं पूछ रहा है ना कोई। उनकी फिल्में नहीं चलती हैं ओटीटी पे भी, वहाँ पे भी फ्लॉप जाती है, सीरीज़ भी फ्लॉप जाती हैं। मैं आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 3-4 एक्टर्स हैं जो ओटीटी करते हैं, उनकी सब फिल्में, सब सीरीज़ फ्लॉप जाती हैं, बहुत एक्सपेंसिव सीरीज़ करते हैं वो। आप क्यों आ रहे हो यार वहाँ पे? अपना आपका पहले प्रूव करो ना, फिर अपने आप को फिल्मों में जाओ, थिएटर वापस। हाँ, क्योंकि वैसे ही इंडस्ट्री जो है सरवाइव कर रही है मुश्किल फेज से, और एक बड़ा अमाउंट आप कहते हैं उन पर लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर्स की हालत नहीं होती है फिर ऐसे यार प्रोड्यूसर्स तो उनका इंसेंटिव होता है ना कि हमें वो यहाँ से किकबैक मिल रहा है, वहाँ से किकबैक मिल रहा है, वो उनका हैंड इन हैंड होता है। वो चीज़ें वो सोचते नहीं, आई डोंट नो उनका क्या है आपस में। बट एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर चल रहे हैं काफ़ी, जो आई थिंक इंडस्ट्री को बहुत ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, जो उन्होंने आई थिंक अब नोटिस भी किया है कि यार। बट उनका प्रॉब्लम पता क्या है? वो बोलते हैं यार इसके साथ नहीं चल रही है, तेरे साथ कैसे चलेगी? मैं बोलता हूँ भाई मेरे, यार उनको कैसे प्रूव करोगे यार आप? ये इतनी इनके साथ एक तो मतलब कॉन्वर्सेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। इनको समझ ही नहीं आता कि यार अगर किसी में टैलेंट है, एक्टर अच्छा है, लोग देखना चाहते हैं, तो वही चल रहा है ना। बट डू यू थिंक कि अब पहले की जैसी उस तरह की स्क्रिप्ट भी नहीं है? अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ एक से बढ़कर एक फिल्में आती हैं, अभी पैन इंडिया वो अच्छा वर्क कर रही है, और यहाँ भी कहानियों भी उस तरह की दमदार नहीं आ रही है। नहीं, डू यू थिंक हमारी ऐसा? स्क्रिप्ट जो है, जो स्क्रिप्ट राइटर जिनसे मैं मिला हूँ, हमारी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी हैं जो दे विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, दे विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे। मैं खुद ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स को जानता हूँ
इनके पास इतनी अमेजिंग स्क्रिप्ट्स हैं जो डायरेक्टर कभी नहीं बने ना। उनकी स्क्रिप्ट जो है वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म एंटरटेन भी करेगा कभी। ओके, क्या वजह हो रही है, क्यों आप पे उन्हें कनेक्शंस नहीं है ना, अच्छा, कनेक्शन ही मैटर कर रहा आप है। पे कनेक्शंस नहीं है, उनका प्रोसेस जो है वो सबमिशन का वो दिखावे के लिए, बट इनसाइड जो उनकी जो ऑपरेशंस हैं वो आई थिंक वही है एक हू नोस हू। बट एक काम चलाओ प्रोजेक्ट आएगा तो फिर ऑडियंस कैसे जाएगी ना। मैं खुद भी अगर जाऊँ, अगर मैं जा रहा हूँ और मैं 500 रुपये की टिकट ले रहा हूँ, 500 का पॉपकॉर्न ले रहा हूँ, मैं 1000 रुपये एक मूवी पे खर्चा करूँ, मुझे वर्थ नहीं लगा है, तो मैं क्यों देखने जाऊँगा। जाते तो हो आप। जाना पड़ता है, हमारी तो मजबूरी हो जाती है। जाते तो हो आप। जब देखते हो कि रील्स में कपड़े फट रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं, तो इंसान जाता तो है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो आपको तो पता ही है पीआर गेम कैसे होती है, तो इंसान कभी इंक्विजिटिव होके चला जाता है, बट उनका काम हो जाता है ना उसमें। आपको बुला लिया उन्होंने थिएटर में किसी तरीके से। नहीं, मेरी तो मजबूरी है, जैसे मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और एल्स ऑडियंस का पहले, अब तो अभी आप सुनने में न्यूज़ में मिलेगा कि पैसे देकर बुलाए जा रहे टिकट्स, पैसे देकर बेचे जा रहे हैं, ऑडियंस बुलाई जा रही है, इस तरह का हाल हो रखा है, थिएटर्स खाली जा ऐसा रहे हैं। ऐसा हुआ था कि बहुत एक एक्टर उनके थिएटर जो टिकट खरीदेगा तो वो जो स्टार है वो उनकी टिकट पे साइन करके हाँ ये हाँ फैंस को देंगे। ये सब हुआ है जो उनके फेवरेट्स होते हैं उनके लिए, कि अगर आप उनकी थिएटर की टिकट खरीदते हो तो वो जो सुपरस्टार हैं वो साइन करके आपको वो टिकट वापस भेजेंगे अगर आप उनको मेल करते हो वो टिकट तो। और अब उनके साथ मैं कैसे कंपटीशन करूं यार। हम्म। आप मुझे आने वाले समय में हम क्या देख सकते हैं आपकी तरफ से, और क्या प्रोजेक्ट्स। यार मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, हम्म। मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, देने वाला ऊपर 6 वाला पाइपलाइन में। है। कुछ चीज़ें हैं जो आई हैं और कुछ मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए जो मैंने लिखी हैं। तो जो एंड रिजल्ट मुझे नहीं पता, मेहनत करूँगा। और आई रियली होप के मेरे साथ जो लोग हैं जो आई थिंक मुझे पूछते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो यार, डायरेक्टर्स को मैसेज करो, आप प्रोड्यूसर्स को मैसेज ये सवाल करो कि इसको क्यों नहीं ले रहे हो। जो भी आपके फेवरेट्स हैं उनको सवाल करना चाहिए आपको, और बार बार करना चाहिए, एक बार नहीं करना चाहिए। कि आई थिंक पूछते भी हैं काफ़ी लोग, बट उनका ना एक क्रेज़ ऐसा हो जाता है कि लोग सोचते हैं ठीक है फेमस है तो फेमस है, वैसा हो गया। तो ऐसा थोड़ा लोगों को भी अपने आप को थोड़ा रिकैलिब्रेट करना चाहिए। आजकल एक ट्रिक भी चली ना, वो पैप्स को बुला लो। वो सब ट्राई करने का मन नहीं आया कभी। ये वो इतने पैसे नहीं यार। मॉडलिंग से लेके जो गाने आ रहे थे और हर जगह आप थे, क्या था पूरा वो, अगर आज की जनरेशन को समझा पाए किस तरह का क्रेज़ होता था, क्या दीवानगी थी लोगों को आपको लेकर। यार वो क्रेज़ आई डोंट नो, बट मैं ऐसा मतलब लोगों को स्टूपिड लगेगा सुनते जो आज की जनरेशन है, बट जो आई थिंक 16-17 साल के बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। बट जो आई थिंक एक उस टाइम पे हम जो जिन्होंने देखा है दे एग्री के मुझे बोलते भी अच्छा नहीं लगता है, बट अगर किसी को लगता है कि नेक्स्ट सुपरस्टार इंडिया का है तो मुजम्मिल है शायद। आई थिंक उस टाइम पर लगता था लोगों को, और मुझे बोला भी जाता था जिससे भी मिलता था। मुझे देखा भी जाता था ऐसा कि और पोटेंशियल भी था। और उस टाइम पे जो क्रेज़ था वो मैंने बहुत कम लोगों का, मतलब अभी एक्टर्स भी हैं और मेरे सामने भी आते हैं और मतलब वो बड़ा फैल के बैठते हैं, तो मुझे लगता है यार तूने नहीं देखा है बेटा जो हुआ है मेरे साथ। तो वो अलग ही क्रेज़ था, चाहे मैं यहाँ पे हूँ, मैं उस टाइम पे बहुत ट्रैवल करता था, अगर मैं चाहे सिंगापुर में भी हूँ तो मतलब इतना अजीब होता था कि लोग वहाँ पे आ रहे हैं। और तो मेरे जो मॉडल फ्रेंड्स हैं वो हैरान हो जाते हैं यार इसके सिंगापुर में फ़ैन्स हैं, मतलब सिंगापुर में आपके फ़ैन्स हैं। आज सुनने में आता है आपके कहीं पे फ़ैन्स हैं ब्रॉड में, मतलब बहुत बड़े एक्टर हैं। तो उस टाइम पे मैं ट्रैवल करता था, मेरे सिंगापुर में फ़ैन्स, मतलब मुझे अजीब लगता था। मेरी बस रुक गई थी राजस्थान में, क्योंकि लोगों ने हिलने नहीं दिया था बस को, उनसे मॉडल्स थे, और उन्होंने उनको इतना गुस्सा चढ़ा, फ्रस्ट्रेट हो गए वो कि मतलब मैं देख रहा था कि ये चिढ़ रहे हैं, बट लोगों ने जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला इसको निकालो, जब तक इससे मिलेंगे नहीं इनको जाने नहीं देंगे। तो वो लड़कियों ने खून के लेटर्स लिखे हुए हैं, काफ़ी टाइम तक स्टॉक किया हुआ है मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप, इतना मैंने पुलिस कंप्लेंट्स की हुई हैं।
मतलब बहुत तो ज़्यादा। लड़कियों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की हुई है? मेरा आई थिंक पहला मेरा कंप्लेंट जो था बॉम्बे टाइम्स में आया था कवर पे, वो हम्म। मेरा कंप्लेंट था जो मैंने किया था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हैरेस किया था, क्योंकि मैं फ़ोन जो है पिक नहीं कर पाता था। मतलब अगर मुझे ये करना है, अगर फ़ोन उठा के और मुझे डायल लिस्ट में जाना है, तो मैं नहीं जा पाता था, क्योंकि मुझे इतने कॉल्स आ रहे होते थे और मैं पागल हो गया था कि मैं किसी को कॉल कैसे करूं। नंबर आपका सर्कुलेट हो गया था क्या? हाँ, मतलब 2-3 ऐसी लड़कियां थी जो नॉन स्टॉप कॉल करती थी पूरा दिन, पूरा दिन। अगर मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करूँगा, ऑन करूँगा उस टाइम से ऑफ तक, और मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है, मैं इसको कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे मम्मी को भी कॉल, मैंने अपना फ़ोन उठा के दीवार पे मारा है, ठाड़ करके दीवार पे मारा है मैंने। फिर मैं जोड़ के, फिर मुझे एक ट्रिक समझ में आई। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे आप अगर कॉल उठाते हो तो आपका पैसा कटता था, आज वो नहीं है। थोड़े टाइम के बाद मुझे समझ में आया। मैंने बोला यार ये बहुत हो गया। इस चीज़ को 5-6 महीने हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, चलता रहा वो सब। दिल्ली की थी तीनों लड़कियाँ। मैंने क्या किया, फिर उनका फ़ोन उठाना स्टार्ट किया, फ़ोन उठा के मैं रख देता था साइड पे। मैंने बोला ठीक है आप रखो, वो खुद ही काट देती थी। उसके बाद फिर से करती, फिर से उठाता। मैंने 1-2 महीना किया, उनका बिल ज़्यादा आ गया, उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया। अरे यार, आज तो फिर पॉसिबल नहीं, अब तो फ्री हो गया सब। अरे मुझे ये बताइए ना कि उस समय पे बहुत सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे थे और हम देखते थे बहुत लिमिटेड जो इंडियन मॉडल्स होते थे, और आप लगभग लगभग सबके साथ थे। मिल क्या सकते। क्या था, मतलब क्या, किस तरह के उनके रिस्पॉन्स कैसे होते थे? आई थिंक लुक, हम्म। उनको एक लुक आता था, इसका बड़ा इंटरनेशनल लुक है। जो कि मतलब मैं ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज़ बाय द टाइम आई वाज 20 years old, आई हम्म। डन 21 कंट्रीज़। तो ह्यूगो बॉस का फर्स्ट फेस था पूरे एशिया में जहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। ह्यूगो बॉस का कोई भी स्टोर जो लॉन्च हुआ था, चाहे सिंगापुर में, मलेशिया में हो, हांगकांग में हो, सारे स्टोर्स मैंने ओपन किए थे, और आई वाज द फर्स्ट फेस ऑफ ह्यूगो बॉस। आई वॉकड विद केट मॉस। पैसे अच्छे आ रहे थे? मतलब टचवुड, उनके हिसाब से ऑब्वियसली दे वर पेइंग इन डॉलर्स, दे वर पेइंग इन डॉलर्स। एंड टॉमी हिलफिगर, आई वाज द फर्स्ट फेस ऑफ टॉमी हिलफिगर इन इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ द टाइम, फॉर 3 years। मेरे स्पॉन्सर्ड क्लोथ्स थे, मैं उस टाइम पे पहनता था वो। आज जो स्नीकर्स वाइट हैं, मैं 18 साल की उम्र में वो स्नीकर्स वाइट और विद सिल्वर स्टड्स उस टाइम पे पहनता था। तो मतलब वो एक अलग, बट मेरे लिए वो ठीक था, मतलब उसको ऐसा कुछ मेरे लिए कॉमन था वो, क्योंकि मैं हमेशा फैशन मतलब में ही रहता था और फैशन दुनिया की उससे ही रिलेटेड था। तो मेरे लिए ऐसा कुछ ये नहीं था कि मैं, और मैं ऐसा हूँ कि अभी भी आप मुझे अगर सलवार कमीज़ में दोगे, मेरे पास शायद अभी, मेरे पास एक्चुअली 15 साल पुरानी जीन्स अभी भी है, जो मैंने अभी परसों उसके साथ फैशन शो शूट किया है, वो मैंने अभी भी संभाल के रखी है। मेरे को कोई मैटर नहीं करता ब्रांड्स का, क्योंकि मैं वो हूँ जो ब्रांड बनाता हूँ। तो आई मेक ब्रांड्स, दे नीड मी, आई डोंट नीड देम। So for me, it's never a complex that I need to wear a Gucci or a Prada. I mean, you need to, bro. I mean, you need to look good. मैं कोई भी कपड़े पहन के I can carry them well, and I have the confidence that I believe in comfort more. I believe in comfort and believe in confidence. That's it. राइट। और पैसों को लेकर आपकी क्या लर्निंग्स हैं, मतलब क्या सीख रहती है आपको? मेरी मम्मी तो मुझे बहुत मारती है, जो बहुत बोलती हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार मैंने ये मना किया, मैंने वो किया। बट थोड़ा मैंने पैसों को लेके थोड़ा वाइजली चलना चाहिए था, अच्छा। क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे ऑफर्स थे जो मैंने क्रिएटिवली मना किए, बट पैसों के लिए शायद मैंने करने चाहिए थे, ओके। करने चाहिए थे। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो आपने को लगा कि क्रिएटिवली इतने स्ट्रांग नहीं है? क्रिएटिवली स्ट्रांग नहीं थे। आई थिंक विज़ा विज़ उस टाइम पे टीवी भी था, एक बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे थे, क्योंकि आई वाज दी गाय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, एंड दे वे मी क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज़ बहुत ज़्यादा पैसा। मतलब बहुत टाइम तक वो पीछे रहे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज वो मैटर ही नहीं करता है कि आप टीवी से हो, बैकग्राउंड से हो, कहाँ से हो। तो उस टाइम पे अगर कर लेता तो आई वुड हैव बीन प्रॉब्ली इन अ बेटर पोजीशन, राइट। राइट, आपको तो अच्छे ऑफर्स भी आ रहे होंगे। बेस्ट ऑफ द टीवी शोज, हम्म। बेस्ट ऑफ द टीवी शोज, अच्छा, मतलब सारे बड़े। बेस्ट ऑफ द टीवी शोज। ओके, तो रीज़न क्या था? तो क्या होता है कि एक बार आप फिल्म से कर लेते हो और आप टीवी में जाने के लिए, आप अनलेस आप रियलिटी शो में एज अ होस्ट या कुछ नहीं जा रहे हो, तो आपको लगता है टीवी स्टेप डाउन है। और टीवी का उस टाइम पे वो नहीं था, माहौल जो था वो नहीं था कि आपको हमेशा लगता था कि यार ये कभी फिर एक्टर बनेगा नहीं। आप नहीं सोच रहे थे कि
ये पूरा पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा, OTT आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। मतलब पता था, बट इंडिया कब यूज़ करेगा, इनकॉपरेट करेगा, वो नहीं पता था। क्योंकि हम भी कई टीवी एक्टर्स के साथ करते हैं ना इंटरव्यू, उनका यही है कि वो सबसे ज़्यादा फेस यही करते हैं कि डायरेक्टर यही करता है कि यार टीवी से है, वही घिसी पिटी एक्टिंग करेगा। आज तो उनको प्रेफर कर रहे हैं अब टीवी तो पर। प्रेफर कर रहे हैं, अब तो पूरा सिनारियो चेंज हो गया। आज तो प्रेफर कर रहे हैं, हम्म, बट टीवी एक्टर्स का एक क्लीशे ये है कि वो एक्टिंग सेम करते हैं। हाँ, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक इरफान खान एंड विक्रांत मैसी, आई हैव नॉट सीन टू मैनी एक्टर्स फ्रॉम टीवी एक्ट इन अ डिफरेंट वे। तो उनका सारा एक सेट पैटर्न है, वो सेम ही एक्ट करते हैं। उनको किसी को भी सीन दे दो सेम। उनमें एक कमी है जो मुझे भी लगती है, क्रिटिकली मुझे भी लगती है वो। ओके। बिग बॉस से ऑफर आएगा अभी? हमेशा आता है, हमेशा आता है। हमेशा आता है। रीज़न न जाने का? आप बताइए क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं? आपको मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ इतनी मेरे जैसा लड़का। मैं जैसे मुझे जो समझ में आता है, कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आप को इतना दिखाना पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि बिग बॉस पे जाने के बाद मेरी सारी चीज़ें ओपन अप हो जाएगी। कुछ को लगता है यार ये एटमॉस्फेयर मेरे लायक नहीं है, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। सबकी अलग अलग रीज़न होते हैं, मैं आपका रीज़न समझता यार वो मैं झेल नहीं पाऊंगा, मेरे में स्टेमिना नहीं है। झेल नहीं पाओगे? हाँ हाँ, क्योंकि मतलब एक आपको एक टाइप का होना पड़ता है वो सब झेलने के लिए। मैं उस टाइप का हूँ नहीं। ओके मुज़म्मिल, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए। और मैंने जैसे आपसे स्टार्ट में कहा कि मैं भी उन चंद लोगों में से हूँ जिसे आप इंस्पायर्ड किया है आपने। मुझे नहीं पता लोग क्या समझे। वक्त मुझे लगता है जाता नहीं, ये लौट कर आता रहता है। बिल्कुल। और अभी बहुत टाइम बचा है, और डेफिनेटली आपको एक बार फिर उसी मुकाम पर जाएंगे। थैंक यू। आई थिंक उससे ज़्यादा, आई रियली होप, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।